हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी बिजनेस स्टडीज के पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1, यानी कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो बच्चा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम के अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है फाइनेंशियल और एक आ रहा है मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? फाइनेंस का मैनेजमेंट। किसका मैनेजमेंट? फाइनेंस का मैनेजमेंट। तो बच्चे फाइनेंस होता क्या है? देखो फाइनेंस क्या है। सपोज आज मुझे एक फर्नीचर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बच्चे फर्नीचर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा बच्चा एक लैंड, जहां पर मैं मेरा बिजनेस सेटअप कर सकूं। वहां पर फिर मैं मेरी वर्कशॉप तैयार करूंगी, मैं मेरा शोरूम सेटअप करूंगी, तो वहां पर मुझे मनी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है भाई। अब वो सब चीजें मैंने खरीद ली, तो बच्चा मुझे मशीन्स की जरूरत पड़ेगी फर्नीचर बनाने के लिए, तो मशीन्स पर मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये तो भाई शुरुआत के अंदर हम लोगों ने पैसा खर्च करा। अब मेरा बिजनेस चल गया, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसे भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हो तो मनी की रिक्वायरमेंट है। अपने एम्प्लॉइज को सैलरी या वेजेस देने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है। फर्नीचर बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हैमर की जरूरत पड़ेगी, कील वगैरह की जरूरत पड़ेगी, फेविकॉल की जरूरत पड़ेगी, उन सब के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है। अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है। तो हर जगह पर मनी की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस शुरू करते टाइम भी मनी की रिक्वायरमेंट होगी, और जब आपका बिजनेस चलता जा रहा है तो डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए भी मनी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चे, वो पैसा जो किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज को चलाने के लिए काम में आता है, उस मनी को बोला जाता है फाइनेंस। मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज को चलाने के लिए जो मनी काम में आती है, उस मनी को बोला जाता है बिजनेस फाइनेंस। ठीक है भाई, समझ में? तो फाइनेंस समझ में आ गया। अब उस फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है भाई, देखना कि कितने फाइनेंस की जरूरत है, कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है भाई, पता चल गया कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। इस मनी को कहां से अरेंज कर सकते हैं भाई? खुद के पास तो इतना पैसा होता नहीं है, जितना खुद के पास है उतना खुद के पास से निकाला, फिर बैंक से बोरो करा, शेयर्स वगैरह इशू करके पैसा आया। तो भाई देखना कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है, इस मनी को हम लोग कहां से ला सकते हैं, कहां से एक्वायर कर सकते हैं, फिर इस मनी को कहां पर स्पेंड करना है, कौन कौन से असेट्स खरीदने हैं, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। वही सब क्या है? मनी का मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है बच्चे? इट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले तो फाइनेंस को अरेंज करो, फाइनेंस को लेकर आओ। देखो हमें पता है फाइनेंस को लाने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारे पास में जो पैसा है वो हम बिजनेस के अंदर लगा सकते हैं, हम लोग बैंक से पैसा बोरो कर सकते हैं, हम लोग शेयर्स इशू करके पैसा अरेंज कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू करके पैसा अरेंज कर सकते हैं, बॉन्ड्स इशू करके पैसा अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो है एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस को एफिशिएंटली अरेंज करो, एफिशिएंटली बिजनेस के अंदर लेकर आओ। देखो कितने फाइनेंस की जरूरत है, उतना ही फाइनेंस बिजनेस के अंदर लेकर आओ। फॉर एग्जांपल, 10 लाख रुपीस की जरूरत है, तो 10 लाख रुपीस ही बिजनेस के अंदर लगाओ, 10 लाख रुपीस ही अरेंज करो। उससे कम करोगे तो भी काम नहीं चलेगा, ज्यादा करोगे आपका पैसा वेस्ट होगा। तो सबसे पहला क्या हो गया? एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। बिजनेस के अंदर फाइनेंस को लेकर आना, मनी को लेकर आना। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। अब पैसा आ गया तो उस पैसे को कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, कि मतलब उस मनी को उन्हीं जगह पर स्पेंड करो जहां पर वाकई में उसकी जरूरत है। आलतू फालतू फाइनेंस को खर्च मत करो, मनी को खर्च मत करो, अपने बिजनेस को डुबाओ मत। एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ फंड्स फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ अ कंपनी। अब अच्छा ठीक है, फाइनेंस आ गया, ठीक है, आपने उस फाइनेंस को अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स, अलग अलग असेट्स पे खर्च भी कर दिया। किसी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करा, कुछ असेट्स आपने खरीदे, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपने फाइनेंस को खर्च करा। अब आपकी जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे? देखो थोड़ा सा याद दिलाती हूँ, नेशनल इनकम में मैंने पढ़ाया था। आपको प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट के अंदर से कंपनी सबसे पहले क्या दे देती है? टैक्स पे कर देती है। ठीक है, टैक्स पे करने के बाद में जो प्रॉफिट बचता है उसमें से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या पे करती है? डिविडेंड पे करती है। और डिविडेंड पे करने के बाद में भी जो सरप्लस प्रॉफिट बचता है उसको कंपनी अपने पास में रख लेती है, कंपनी खुद ही अपने पास में रख लेती है। उसे बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। एक बार दोबारा समझाती हूँ। ठीक है भाई, बिजनेस के अंदर फाइनेंस लेकर आए, फाइनेंस एक्वायर करा, उस फाइनेंस को एफिशिएंटली यूटिलाइज करा, अलग अलग असेट्स खरीदे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट करा। अब आपके बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट होता है उसे 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट के पास में जाता है टैक्सेशन, फिर जो पैसा बचता है उससे हम हमारे शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं? डिविडेंड। और फिर जो पैसा बचता है वो कंपनी अपने पास में रखती है ताकि बिजनेस के अंदर ही फर्दर फ्यूचर के अंदर इन्वेस्ट कर सके, जिसे बोलते
बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ फंड्स फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी, कि किस तरह से कंपनी इस प्रॉफिट को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करे, कितना शेयर होल्डर्स को दे, कितना खुद के पास रखे, ये सारी चीजों को बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कुल मिला के इसके अंदर 3 चीजें आ गई। सबसे पहला क्या है, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, की फाइनेंस को एफिशिएंटली बिजनेस के अंदर लेकर आओ, फाइनेंस को एफिशिएंटली अरेंज करो, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही फाइनेंस लेकर आओ, उससे ज्यादा भी मत लाओ, कम भी मत लाओ। सेकंड है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, जो पैसा आप बिजनेस के अंदर लेकर आए हो उसे एफिशिएंटली खर्च करो, जितना चाहिए उतना ही खर्च करो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और फिर जो आपको प्रॉफिट्स होते हैं उसको बहुत ही सोच समझ के एफिशिएंटली आप डिस्ट्रीब्यूट करो, ताकि आपकी कंपनी स्मूथली शांति से चल सके। समझ गए भाई? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ में आ गया। अब इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ कंपनी आर अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, यानी कि मनी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, वो किससे अफेक्ट होती हैं? कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। जो डिसीजंस कौन ले रहा है? फाइनेंशियल मैनेजर। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। हमारे बिजनेस के अंदर कितने फिक्स्ड असेट्स खरीदने हैं, कितना अमाउंट फिक्स्ड असेट्स पे खर्च करना है। फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूँ 50 लाख रुपए फिक्स्ड असेट्स पे खर्च करना है, तो सबसे पहले ये डिसाइड करना कि फिक्स्ड असेट्स पे कितना अमाउंट खर्च करना है, कौन कौन से फिक्स्ड असेट्स पे अमाउंट खर्च करना है। फॉर एग्जांपल, लैंड पे खर्च करना है, मशीनरी पर खर्च करना है, कोई बड़ा प्लांट इंस्टॉल करवाना है, किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगवाना है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये सारी चीजों का पता हमें किससे चलता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। सेकेंड है अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट असेट्स। भाई फिक्स्ड असेट्स पे थोड़ी ना सिर्फ पैसा खर्च करते हैं, पैसा तो करंट असेट्स पर भी खर्च करा जाता है। तो ये डिसाइड करना भाई हमारे पास में करंट असेट्स कितनी वैल्यू के रहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूँ 25 लाख के करंट असेट्स हमारे पास में रहेंगे, तो ये डिसाइड करना भाई करंट असेट्स में कितना पैसा लगा के रखना है। अब याद करो, करंट असेट्स तो बहुत तरीके होते हैं। कैश क्या है? करंट असेट है। स्टॉक क्या है बच्चे? करंट असेट है। डेटर्स यानी कि रिसीवेबल्स भी क्या है? हमारे करंट असेट्स है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? करंट असेट्स है। तो सबसे पहले ये देखना कि कितना पैसा करंट असेट्स के अंदर लगा के रखना है। फिर पर्टिकुलर कैश में कितना लगा के रखना है, ठीक है, कैश कितना रखना है बिजनेस के अंदर, स्टॉक पर कितना रुपया खर्च करके रखना है, रिसीवेबल्स कितने अमाउंट के हैं। इन सब चीजों का पता भी हमें किससे चलता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। थर्ड है अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। हमें बिजनेस के अंदर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, हमें बिजनेस के अंदर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो फंड्स हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से भी अरेंज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हमने फंड्स अरेंज करे, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जिन्हें हमें पे बैक करना है 5 साल से 25 साल के अंदर अंदर, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म सोर्स है, उन्हें बोला जाता है लॉन्ग टर्म फंड्स। वहीं अगर हम लोगों ने शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पैसा अरेंज करा कि विद इन 5 ईयर्स हम उस पैसे को पे बैक कर देंगे, रीपे कर देंगे, उन फंड्स को बोलते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने शेयर्स इशू करे, डिबेंचर्स इशू करे, बॉन्ड्स इशू करे, तो वो हमारे कौन से सोर्सेज हैं? लॉन्ग टर्म सोर्सेज है, लॉन्ग टर्म फंड्स है। फॉर एग्जांपल, मैंने बैंक से उधार ले लिया, ठीक है, अपने किसी जो सप्लायर था जिससे मैं रॉ मटेरियल वगैरह लेकर आ रही थी, लकड़ी वगैरह लेकर आ रही थी, उससे मैं उधार के अंदर ले आई, वो क्या है? मेरा शॉर्ट टर्म फंड है। तो ये देखना कि भाई हम मनी कहां से अरेंज करें, लॉन्ग टर्म फंड से अरेंज करें या शॉर्ट टर्म फंड से करें, दोनों से कर रहे हैं तो इससे कितना अरेंज करें, इससे कितना अरेंज करें। ये सब चीजों का पता हमें किससे चलता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। फोर्थ है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, जब हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस अरेंज करते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज करते हैं, तो वो 2 चीजों से कर सकते हैं, बताती हूँ। एक हम लोग कर सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से। कैसे? इक्विटी शेयर कैपिटल देके, इक्विटी शेयर कैपिटल देके हम लोग पैसा अरेंज कर सकते हैं। एक हम लोग बच्चे डिबेंचर्स वगैरह इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर दिए, बॉन्ड्स इशू कर दिए, बैंक से हम लोगों ने लोन ले लिया, ठीक है। तो बच्चे जो पैसा हमारा खुद का है, या तो मैं रिटेन अर्निंग्स में से बिजनेस के अंदर कोई पैसा लगा रही हूँ, या फिर मैंने इक्विटी शेयर्स इशू करके कोई पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विटी। समझ रहे हो? एक बार दोबारा समझाती हूँ। जब हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। अब इसे पाने के हमारे पास में 2 तरीके हैं, एक होता है डेब्ट और एक होता है इक्विटी। ध्यान से समझना, अगर बिजनेस के अंदर हम लोग हमारी जो हमारे पास में खुद का पैसा रखा है, रिटेन अर्निंग्स, उसी से पैसा लगा रहे हैं, तो वो किसके अंदर जाएगा? इक्विटी के अंदर जाएगा।
शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स इशू करके अगर पैसा लगाने हैं वो किसके अंदर जाएगा, इक्विटी के अंदर। बट अगर हम लोगों ने डिबेंचर्स इशू करे, बॉन्ड्स इशू करे या फिर लोन लिया बैंक से, तो वो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, डेब्ट, क्योंकि यहां पर इस अमाउंट पे हमें क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो ये देखना भाई कितना तो हम लोग डेब्ट से पैसा रेज करें, कितना इक्विटी से रेज करें। भाई डेब्ट से पैसा रेज करा है तो डेफिनेटली आपको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उस पैसे पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इक्विटी से ले रहे हो तो इक्विटी पर कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे भाई, रिटेन अर्निंग्स खुद ही, इस पे क्या इंटरेस्ट दोगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स तो कंपनी के ओनर्स माने जाते हैं, इनको क्या इंटरेस्ट दोगे। तो अगर डेब्ट से पैसा रेज करो, डिबेंचर्स वगैरह इशू करके, लोन वगैरह लेके, तो क्या दोगे, उस पर इंटरेस्ट दोगे। इक्विटी है मतलब रिटेन अर्निंग्स या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, वो हमारा खुद का पैसा है। ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस, बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फाइनेंशियल मैनेजर ने डिसाइड करा कि फिक्स्ड असेट्स ज्यादा खरीदने हैं, तो बच्चा अगर फिक्स्ड असेट्स ज्यादा खरीदने हैं तो फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रिसिएशन भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर फाइनेंशियल मैनेजर ने डिसाइड करा कि डिबेंचर्स से पैसा रेस करना है, भाई बहुत सारे डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो याद करो डिबेंचर्स पर भी क्या देते हैं हम लोग, इंटरेस्ट देना पड़ता है। भाई डेप्रिसिएशन देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये सारे क्या है, खर्चे हैं। खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो वही प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो भी आइटम्स हैं वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से अफेक्ट होते हैं। तो समझ में आ गया भाई फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है। अब बात करते हैं भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट is to maximize the wealth of equity shareholders। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा करना। भाई जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो ओनर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ओनर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट देना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन पर्पस है। अगर ये ओनर्स खुश रहेंगे, इन्हें आप टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करते रहोगे, तो बच्चे हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, हमारी कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज होंगी। अगर ये ओनर्स नाराज हो गए, इनको आपने टाइम टू टाइम डिविडेंड पे नहीं करा, तो भाई ओनर्स अगर नाराज हो गए तो हमारे शेयर्स की वैल्यू गिरेगी, हमारी कंपनी की रेप्यूटेशन डाउन जाएगी। तो किसी भी कंपनी का मेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, यानी कि जो ओनर्स हैं, उनकी वेल्थ मैक्सिमम हो, उन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट हो, वो हमेशा खुश रहे। वो खुश रहेंगे तो हमारी कंपनी अच्छी चलती रहेगी। अब एक चीज बताती हूँ, ध्यान से समझना बच्चे, कंपनी के पास में जो भी पैसा है उससे कंपनी क्या करती है, अपने जो सप्लायर्स है, फॉर एग्जांपल मैं जिससे रॉ मटेरियल लेकर आ रही हूँ वो क्या है, मेरा सप्लायर है, सप्लायर्स को पे करती है। किसे पे करती है, अपने सप्लायर्स को पे करती है। उसी पैसे से कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पे करती है, जिससे भी उधार लेकर आ रही है कंपनी, उसे भी किससे पे करेगी, जो भी प्रॉफिट है उनमें से। जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं कंपनी उसी से अपने एम्प्लॉइज को क्या देगी, सैलरी भी देगी, उसी से क्या देगी, सैलरी देगी। अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं तो भाई डिबेंचर होल्डर्स को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स को भी टाइम टू टाइम क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। ध्यान से समझ रहे हो, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसी से कंपनी अपने सप्लायर्स को पे करती है, क्रेडिटर्स को पे करती है, अपने जो एम्प्लॉइज है उन्हें सैलरी देती है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देती है, और प्रेफरेंस शेयर्स है तो उन्हें डिविडेंड देती है। और फिर अगर लास्ट में कंपनी के पास में कोई अगर पैसा बचता है, कंपनी के पास में सरप्लस प्रॉफिट बचता है, तो लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है, जो ओनर्स माने जाते हैं, ऊपर जो लिखा है मैंने, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कि क्या है, हमारे ओनर्स हैं, फिर उन्हें डिविडेंड दिया जाता है लास्ट के अंदर। तो कंपनी ने बोला कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इक्विटी शेयर होल्डर्स को खुश रखना, इन्हें टाइम टू टाइम डिविडेंड देना। भाई अगर आपने लास्ट वाले को ही खुश रख लिया तो ऊपर वाले तो अपने आप खुश है, क्योंकि इनको पे करके ही हम इस पर आ रहे हैं। और अगर हमने इसकी सोच ली मतलब इनका भला तो अपने आप ही हो गया। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को खुश रखना, इनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज रखना। और ये मेन काम अगर आपने कर दिए तो ऊपर वालों को तो आप अपने आप ही उनका तो भला करके आए हो। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये क्या है आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। और इस मेन ऑब्जेक्टिव को अगर आपने अचीव कर लिया तो ये बाकी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो आपने ऑटोमेटिकली अचीव कर लिए। जैसे सेकंड क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भाई अगर आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तभी तो आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को खुश रख पा रहे हो। प्रॉफिट हुआ है तभी तो आप इन सबको पे करके इन्हें अच्छा पे कर पा रहे हो। अगर प्रॉफिट ही अच्छा नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे नहीं कर पाओगे। तो एक और ऑब्जेक्टिव क्या हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करना।
थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी मेंटेन करने का मतलब क्या है, फर्म के पास में हमेशा कैश अवेलेबल होना, इतना कैश अवेलेबल होना कि वो अपने सप्लायर्स को टाइम टू टाइम पे कर सके, अपने क्रेडिटर्स को टाइम टू टाइम पे कर सके, एम्प्लॉइज को सैलरी और वेजेस टाइम टू टाइम दे सके, कभी ऐसा ना हो कि उसमें डिले हो जाए, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दे दे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड टाइम टू टाइम दे, इतना फर्म के पास में कैश अवेलेबल होना चाहिए, इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो भाई इनका सोच लिया, मतलब इनको तो आप डेफिनेटली पहले ही पे करके आए हो। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि उसके पास में जितना भी पैसा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, ना तो जरूरत से ज्यादा खर्च करना, ना जरूरत से कम खर्च करना, सोच समझ के उसके पैसे को खर्च करो कि भाई आलतू फालतू जगह उस पैसे को मत लगाओ, ठीक है। मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर्स को आपने बोला है कि 4 महीने बाद में हम पेमेंट करेंगे, तो भाई उस कमिटमेंट पर रहो, 4 महीने बाद में उसे पे बैक कर दो। आपकी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है अपने क्रेडिटर्स को, वो हमेशा पूरी करो। इन सब का सोच के चलो। इक्विटी शेयर होल्डर्स का सोच लिया, मतलब इन सब का तो आपने पहले से ही सोच रखा है। तो समझ में आ गया भाई क्या होता है, क्या देखा, फाइनेंस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी बोल सकते हो, और क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो बच्चे अगर मेन ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए आता है छोटे मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, तो क्या लिखोगे, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, और ये क्या है, बाकी के अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब बच्चा आज की वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस। देखो किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फर्म के फाइनेंशियल मैनेजर को 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं। कौन कौन से 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं बच्चा? फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड है फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। क्या समझे, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर को 3 बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। नाम याद रखना। अब 1 बाय 1 पहले मोटा मोटा समझ लो, देन इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो ये सोचता है कि जो फर्म के फंड्स हैं, जो फर्म की मनी है, उसे कहां इन्वेस्ट करे, उसे कहां लगाए। फॉर एग्जाम्पल कौन से फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उस मनी को इन्वेस्ट करे, कौन कौन से करंट एसेट्स खरीदे, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, कहां उस पैसे को लगाना है, उसका एलोकेशन कहां खर्च करना है उस मनी को, उस फंड को, ये सारे डिसीजंस को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि पैसे को कहां लगाना है। सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजंस। देखो किसी भी फर्म, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंस यानी मनी की रिक्वायरमेंट होती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो फंड्स वो कहां से ले, कहां से आए भाई, वो फंड्स कहां से, मार्केट से फंड्स आ रहे हैं, बैंक से बोरो कर रहे हैं, शेयर्स इशू करके पैसा आ रहा है, लोन लिया जा रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, तो भाई कहां पैसे को लगाना है, वो कौन से डिसीजंस है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बट पैसा आएगा कहां से, मनी आएगी कहां से? डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, खुद की सेविंग्स लगाई जा रही है, पैसा एग्जैक्टली आ कहां से रहा है, वो सारे डिसीजंस किसके अंदर आते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजंस। और लास्ट है बच्चे डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब फर्म भाई कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करी फर्म ने, ठीक है भाई समझ में आ गया, फर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए फर्म को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, वो पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज करती है। अब भाई जब उसने इन्वेस्टमेंट कर दी तो फर्म को प्रॉफिट्स तो जनरेट होते हैं या नहीं होते? भाई प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं। इस प्रॉफिट का फर्म, इस प्रॉफिट का कंपनी करती क्या है? तो बच्चे मैंने पहले ही भी बताया है, कंपनी को इस प्रॉफिट की 3 चीजें करनी होती है। क्या क्या? पहले तो कंपनी क्या करती है? टैक्स देती है सरकार को, तो वो हो गया टैक्सेशन, ठीक है। फिर जो पैसा बचता है उसे कंपनी क्या करती है? अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। क्या देती है? डिविडेंड। फिर जो पैसा बचता है उसे कंपनी अपने पास में रखती है, अपने ही पास में रख रही है, जिसे बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। एक बार दोबारा समझाती हूं कि भाई ठीक है, फाइनेंस कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा, मनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा, कहीं ना कहीं से मनी का जुगाड़ करा, कहीं ना कहीं से मार्केट से पैसा उठाया हम लोगों ने, अब हमारी फर्म को प्रॉफिट्स हुए, तो उस प्रॉफिट का फर्म क्या करेगी? तो बच्चे उससे 3 चीजें करी जाती है। पहला है टैक्सेशन, भाई सरकार को दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। फिर जो पैसा बचता है उसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड पे किया जाता है, और फिर जो पैसा बचता है उसे कंपनी अपने ही पास में रखती है, इकट्ठा करके रखती है, ताकि फ्यूचर में कभी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो इसी पैसे से कंपनी इन्वेस्ट कर सके। इसे बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। तो जो लास्ट डिसीजन है भाई, टैक्सेशन पर तो कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, ये तो कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट। बट इन दोनों पर तो कंपनी का कंट्रोल है ना, कि कितना शेयर होल्डर्स को इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड देना है, कितना कंपनी को खुद के पास
पास में रिटेन करके रखना है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर डिविडेंड ज्यादा दे दिया तो खुद के पास में कम रखना पड़ेगा, बचेगा ही नहीं। अगर डिविडेंड कम दिया तो कंपनी खुद के पास में ज्यादा रख सकती है। तो ये सारे डिसीजंस किस में आते हैं? डिविडेंड डिसीजंस में। तो ये तो मैंने बेसिक समझा दिया। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट डिसीजन कौन सा है बच्चे? हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके और नाम याद रख लो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या कहते हैं इसे? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और अभी बताया था इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? पैसे को कहां लगाना है, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कौन से फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से करंट असेट्स खरीदने हैं। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को कहां खर्च करें, जो फर्म का मनी है, फर्म के फंड्स है, उसे कहां खर्च करें। तो फर्स्ट डिसीजन कौन सा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा नाम क्या है इसका? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, यानी कि वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल। ध्यान से समझना। This decision means careful selection of assets in which funds will be invested by the firms. इस डिसीजन का मतलब क्या है? भाई फर्म के पास में बहुत ऑप्शन होते हैं। A firm has many options to invest their funds, but firm has to select the most appropriate investment which will bring maximum benefit for the firm, and deciding or selecting most appropriate proposal is investment decision. किसी भी फर्म के पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। प्रपोजल ए है, प्रपोजल बी है, प्रपोजल सी है कि भाई इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे, ए में कर दे, बी में कर दे, सी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे। फर्म के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे असेट्स हैं जहां पर वो अपने फंड्स को खर्च कर सकती है, अपने पैसे को लगा सकती है। बट किसी भी फर्म को बहुत ही केयरफुली डिसाइड करना पड़ता है, एसेट सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि कौन से एसेट के अंदर अपनी मनी को इन्वेस्ट किया जाए, और इसी डिसीजन को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दोबारा बताती हूं। दिस डिसीजन मींस केयरफुल सिलेक्शन ऑफ असेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म्स। इस डिसीजन का मतलब क्या है कि असेट्स को केयरफुली सिलेक्ट करो कि कौन से असेट्स के अंदर कंपनी अपने फंड्स को इन्वेस्ट करने वाली है, अपने फंड्स को लगाने वाली है। अ फर्म हैज मेनी ऑप्शंस। किसी भी फर्म के पास में बहुत ऑप्शंस होते हैं अपने फंड्स को लगाने के लिए, बट फर्म हैज टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट। बट किसी भी फर्म को सबसे अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट सोचनी पड़ती है कि भाई यहां पर इन्वेस्ट करो, यहां पर पैसा लगाओ, यहां से हमें मैक्सिमम बेनिफिट होगा, मैक्सिमम फायदा होगा। और इसी डिसीजन को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल। आती है बातें समझ में? अब ध्यान से देखना। द फर्म इन्वेस्ट इट्स फंड्स इन बोथ फिक्स्ड एज वेल एज करंट असेट्स। बच्चा कोई भी फर्म अपने पैसों को, अपने फंड्स को फिक्स्ड असेट्स पे भी खर्च करती है। फिक्स्ड असेट्स का मतलब क्या है? लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, एक प्लांट इंस्टॉल करवा दिया, किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जैसे रिलायंस ने जियो लॉन्च करा, तो ये क्या है? नया प्रोजेक्ट। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। करंट असेट्स में भी इन्वेस्टमेंट करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक खरीद के रख लिया, ये क्या है? करंट असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। When decisions regarding fixed assets is taken, बट जब फिक्स्ड असेट से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लिए जा रहे हैं, फिक्स्ड असेट से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं, करंट असेट्स की बात नहीं कर रही हूं मैं यहां पर, उसे बोला जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आती है बातें समझ में? तो बच्चा अब ये जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है? एक ही बात है, इंपॉर्टेंस कह दो चाहे स्कोप कह दो। पहला है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बच्चे जब आप किसी फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल रिलायंस ने जब जियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, या फिर कोई भी कंपनी अगर किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करती है, किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उस पर कंपनी की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो डिपेंडेंट होती है। बच्चे जब हम कहीं किसी बड़ी चीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो हमें रिटर्न मिलने लगता है, उससे जो हमें प्रॉफिट मिलने लगता है, वो इमीडिएटली नहीं मिल जाता, इट टेक्स टाइम, सालों लगते हैं। तो बच्चा इस डिसीजन पर हमारी फर्म की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन ने, किसी XYZ किसी भी पर्सन ने किसी स्कूल पर इन्वेस्ट कर दिया, कोई स्कूल खोल दी बहुत ही बड़ी सारी, तो बच्चे वो स्कूल तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देगा। वो स्कूल को हो सकता है चलने में भी 4-5 साल लग जाए, और जब वो 4-5 साल बाद में चले तो वो एक अच्छा खासा रिटर्न दे। तो जो फर्म की लॉन्ग टर्म की ग्रोथ है वो उसके कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, यानी कि उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जो फर्म फिक्स्ड असेट्स पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, उन पर डिपेंड करती है। सेकेंड है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व्ड। भाई अगर आप फिक्स्ड असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी बड़ी मशीनरी के अंदर, किसी बड़े प्लांट पर, किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो, तो उसके अंदर ह्यूज पैसा इन्वॉल्व है आपका, बहुत ही लार्ज अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पर आप लाखों करोड़ों में खेल रहे हो, तो वही यहाँ पर हम लोग बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेफिनेटली अगर इन्वेस्टमेंट बड़े अमाउंट की है तो बहुत ही ज्यादा रिस्क होगा।
रिस्क क्यों होगा? क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हमें लंबे समय में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई पैसा लगाया, आज मैंने पैसा लगाया, आज मैंने इन्वेस्टमेंट करी, कल मेरे पास में रिटर्न आ गया। भाई ऐसा नहीं होता, रिटर्न आने में सालों लग जाते हैं। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा आपने पैसा इन्वॉल्व कर रखा है। हो सकता है कल को हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाए, जहां पर हम लोगों ने पैसा लगा रखा है वो कंपनी डूब जाए, या फिर हमारा वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए, प्रोजेक्ट वर्क ही ना करे। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिस्क है, क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट लगा रखा है, प्लस आपको रिजल्ट जो है वो इमीडिएटली नहीं मिल रहा, रिजल्ट को आने में टाइम लग रहा है। इरिवर्सिबल डिसीजन, भाई इस डिसीजन को आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर आप एक ह्यूज अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके हो। वो अमाउंट एक बार अगर आपने लगा दिया, एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। लौट कर कैसे आएगा? अगर हाँ आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहे, फ्यूचर में प्रॉफिट्स हो, तो भाई प्रॉफिट्स के तौर पर आपके पास में आपका अमाउंट आता जाएगा। बट अगर कुछ गड़बड़ हो गई, भाई आपकी इन्वेस्टमेंट फेल हो जाए, वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए, जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया था वो कंपनी डूब जाए, इन दैट केस आप अपना ह्यूज अमाउंट जो आपने पैसा खर्च करा है वो वापस नहीं पा सकते। तो ये इरिवर्सिबल डिसीजन है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कंपनी किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है तो बहुत ही सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इस डिसीजन को कंपनी बार बार बदल नहीं सकती, और इस डिसीजन पर कंपनी की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो टोटली डिपेंडेंट है। अफेक्ट द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, बिल्कुल इससे कंपनी की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी भी इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने एक प्रोजेक्ट आया, कोई भी प्रोजेक्ट है, कुछ भी बनाने का प्रोजेक्ट है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, तो भाई दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत बहुत रिच बना दे, मेरे बिजनेस को बहुत ऊपर लेकर चले जाए, तो भाई इससे मेरी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी अफेक्ट हो रही है। या फिर हो सकता है ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना रहे, ऐसी मेरे पास में टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकूं, तो ये मेरी फर्म को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को डुबा भी सकता है। तो इससे हमारी जो फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी है वो टोटली डिपेंडेंट है। तो ये क्या है? स्कोप है, इंपॉर्टेंस है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। अब बच्चे ये तो समझ में आ गया, बट इन्वेस्ट करते टाइम हमारे माइंड में कौन कौन सी चीजें होती हैं? अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे माइंड में कौन कौन सी चीजें होती हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं? पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या है? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रोजेक्ट ए के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, मैंने पैसा लगा दिया। अब भाई इस प्रोजेक्ट ए में पैसा इन्वेस्ट करा है, तो भाई कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो करना होगा, इसकी कोई कॉस्ट तो आएगी डेफिनेटली। मैं अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, या फिर मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, तो भाई उसके लिए मेरी कोई डेफिनेटली कॉस्ट तो लगेगी, मेरी एक ऑपरेशनल कॉस्ट तो आएगी। तो क्या मेरी फर्म की इतनी औकात है, क्या मेरी फर्म के पास में इतने कैश इनफ्लोज हैं, क्या इतना कैश आ पा रहा है कि मैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्ट को बियर कर सकूं? तो अगर कभी भी फर्म किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है, तो फर्म ये भी देखती है कि भाई उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कॉस्ट है, कुछ भी अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है, तो भाई उससे रिलेटेड कॉस्ट को मैं बियर कर सकती हूँ क्या? इतना तो मेरे पास में कैश का इनफ्लो है ना, इतनी तो मेरे पास में हर महीने हर साल कैश आ रहा है ना, कि इसके खर्चे में निकाल सकूं। सेकंड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा अगर कभी भी फर्म किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करती है, कहीं पर भी पैसा लगाती है, तो बेसिकली क्यों लगाते हैं हम? इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर में हमें उस चीज से क्या हो सके? रिटर्न मिल सके, कुछ फायदा हो सके। तो फर्म ये देखती है कि भाई कितना रिटर्न मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फर्म के पास में दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक है प्रोजेक्ट ए और एक है प्रोजेक्ट बी। दो प्रोजेक्ट्स फर्म के पास में है। प्रोजेक्ट ए से उसे रिटर्न मिलेगा 10% का, प्रोजेक्ट बी से उसे रिटर्न मिलेगा 15% का। तो ऑब्वियस ही बात है, फर्म जो है वो प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट करेगी, क्योंकि यहां पर उसे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। तो सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है? कि कितना रिटर्न मिलने वाला है। हम लोग वहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जहां से हमें रिटर्न ज्यादा मिले। थर्ड है भाई रिस्क इन्वॉल्व। ये देख लो कि रिस्क कम किस में है। हो सकता है इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा हो, इसके अंदर रिस्क कम है। यहाँ पर रिस्क क्या है? बहुत ही ज्यादा है, पैसे के डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर रिस्क क्या है? कम है। भाई मुझे लग रहा है यहाँ पर पैसा इजीली डूबेगा नहीं, तो फर्म उस जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है जहां पर रिस्क कम है। तो रिस्क भी हम लोग देखते हैं। लास्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। भाई ये देख लिया कि हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट, उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो बियर करने के लिए हमारे पास में कैश है या नहीं है, कैश इनफ्लो होता है या नहीं होता हर साल हर महीने रेगुलरली। हम लोगों ने ये देख लिया भाई रिटर्न कितना मिलेगा, रिस्क कितना है, जिसमें कम रिस्क है उसमें मैं इन्वेस्ट करूंगी, जिसमें ज्यादा रिस्क है उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगी। लास्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट तो कर लिया, ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट कर लिया कि भाई मैं प्रोजेक्ट बी पर पैसा लगाऊंगी, यहां अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगी। बट साथ साथ में मैं ये भी देखूंगी कि भाई इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मेरे पास में अच्छी खासी लेबर है या नहीं है।
हो सकता है ऐसी मेरे पास में टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल ना हो जिससे मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकूं, तो मैं देखूंगी इस प्रोजेक्ट पर काम करने लायक मेरे पास में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं, मेरे पास में ऐसी लेबर अवेलेबल है या नहीं, मेरे पास में इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सफिशिएंट मशीनरी या फिर एडवांस्ड लेवल की टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी अवेलेबल है या नहीं। तो ये सारी चीजें भी देखी जाती है। भाई इससे काम नहीं चलेगा कि खर्च निकाल पा रहे हैं क्या प्रोजेक्ट के या नहीं निकाल पा रहे, इससे काम नहीं चलेगा सिर्फ कि रिटर्न कितना मिलेगा, रिस्क कम है या ज्यादा। हमें ये भी देखना है भाई अगर किसी प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास में लेबर है या नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो पर्टिकुलर लेबर है, हमारे जो पर्टिकुलर एम्प्लॉइज हैं, वो किसी एक चीज में तो परफेक्ट होते हैं बट कोई दूसरा काम नहीं कर पाते, तो यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी वाला काम हो कि ये लेबर कर ही नहीं सकती। हमारे पास में उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड मशीन्स भी अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो हम सोचते हैं, जो हम दिमाग के अंदर सोचते हैं कि भाई इस पर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग इन सारी चीजों को सोचते हैं, ये सारे वो फैक्टर्स है। तो बच्चे ये हो गया हमारा फर्स्ट डिसीजन कंप्लीट, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब सेकंड कौन सा डिसीजन है बच्चा हमारे पास में? फाइनेंसिंग डिसीजन, कि पैसा कहां से लेकर आए। अभी तो हम लोगों ने क्या देखा कि फंड्स को कहां लगाएं, पैसे को कहां खर्च करें, मनी को कहां खर्च करें, कौन सी जगह इन्वेस्ट करें, फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट करें, कौन से प्रोजेक्ट में करें, करंट असेट्स में करें। ये है भाई फंड्स लेकर कहां से आए, फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस और कैपिटल टू बी रेज्ड, कौन से फंड से, कौन से सोर्सेज से हम लोग फाइनेंस यानी कि कैपिटल को रेज कर सकते हैं, कहां से हम लोग मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। तो द सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन which finance manager has to take is deciding source of finance। जो सेकंड इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन है, फर्स्ट हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो ये है कि फाइनेंशियल मैनेजर ये सोचता है कि वो कौन से सोर्सेज से फाइनेंस अरेंज करे, कौन से सोर्सेज से मनी अरेंज करे। भाई खुद के पास ही इतना पैसा नहीं होता कि सारा पैसा खुद का ही लगा दिया। खुद के पास में, आपके पास में कितना होगा, करोड़ रुपए होंगे, बट ह्यूज अमाउंट में फंड्स चाहिए होते हैं कंपनी चलाने के लिए। तो वो फंड्स कहां से रेस करे? तो बच्चा ये जो सोर्सेज हैं इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक होते हैं ओनर्स फंड्स, ओनर्स फंड से आप मनी रेस कर सकते हो, फंड्स रेस कर सकते हो, और एक होता है बोरोड फंड्स। इन्हें दोनों को समझ लो, पहले नाम याद रखना। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस और कैपिटल टू बी रेस्ड, कि कौन से सोर्स से मनी, फाइनेंस, कैपिटल, फंड जो है वो उठा सकती है, कंपनी उठा सकती है। और इन सोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहली कैटेगरी क्या है? ओनर्स फंड, और दूसरी कैपिटल क्या है? बोरोड फंड्स। ध्यान से समझना, अगर कंपनी कभी डिबेंचर्स इशू करती है, ठीक है, या फिर बॉन्ड्स इशू करती है, या फिर बैंक से किसी तरह का कोई लोन ले लेती है, या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी तरह का लोन ले लेती है, तो बच्चे डिबेंचर्स भी क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। बॉन्ड्स के लिए भी अपना इंटरेस्ट बनता है, लोन पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्लस इस अमाउंट को भी रिटर्न करना पड़ता है। जो भी मैच्योरिटी है, 3 साल, 10 साल, 15 साल, जितने भी साल बाद में, ये डिबेंचर्स का अमाउंट, बॉन्ड्स का अमाउंट, लोन का अमाउंट को भी रिटर्न करना है, साथ साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना है। ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं? बोरोड फंड्स के अंदर। किसके अंदर आती है? बोरोड फंड्स के अंदर। समझ गए? ठीक है। वहीं अगर मैं कहती हूँ कंपनी अपनी रिटेन अर्निंग्स में से निकाल ले, भाई रिटेन अर्निंग्स तो खुद का ही पैसा है, मैंने बताया था ना कि कंपनी प्रॉफिट्स में से टैक्स देती है, डिविडेंड देती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और बचे हुए पैसे को अपने पास में रखते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर इस पैसे को इन्वेस्ट कर सके, उसे बोला जाता है रिटेन अर्निंग्स। भाई खुद का पैसा अगर कंपनी यूज कर रही है, खुद का रिटेन किया हुआ, खुद का रखा हुआ, तो इसमें थोड़ी ना इंटरेस्ट देगी। हम अगर हमारे ही गुल्लक में से पैसा निकाल के यूज में ले रहे हैं तो थोड़ी ना उसमें इंटरेस्ट डालेंगे। इंटरेस्ट तो तब देंगे जब किसी आउटसाइडर से हमने पैसा लिया है। तो रिटेन अर्निंग्स कंपनी की खुद की है, या फिर कंपनी की शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर से जो कंपनी ने पैसा उठाया है। कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करे, कौन से शेयर्स इशू करे? इक्विटी शेयर्स इशू करे, और कंपनी के पास में मार्केट से पैसा आया, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कहलाते हैं? कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। तो अगर कंपनी की शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स की हम बात करते हैं तो ये सोर्सेस कौन से हैं? ओनर्स फंड है, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स खुद की अर्निंग्स हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर्स जिनके पास में हमारे इक्विटी शेयर्स हैं वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। और ओनर्स कभी भी अपने पैसे को रिटर्न नहीं मांगते, ना उस पर डिविडेंड मांगते। वो कहते हैं कि भाई प्रॉफिट हो तो हमें डिविडेंड देना, प्रॉफिट ना हो तो हमें डिविडेंड मत देना। इसे बोला जाता है ओनर्स फंड। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजर ये सोचता है, ये दिमाग लगाता है, कौन से सोर्स से फाइनेंस अरेंज करे? ओनर्स फंड से करे, यानी कि रिटर्न अर्निंग्स में से पैसा निकाले, इक्विटी शेयर्स इशू करे, या फिर बोरोड फंड से पैसा रेस करे, डिबेंचर्स इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके, लोन लेके। तो अब इसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? पहला है भाई कॉस्ट।
ऑब्वियस ही बात है, जहां से पैसा अरेंज करने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है हम उस चीज से पैसा नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर इशू करवाने से पैसा आ रहा है, ठीक है, यहां से हम पैसा अरेंज कर सकते हैं, बट उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लोन अगर बैंक से ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कॉस्ट ज्यादा है। तो भाई जिस भी सोर्स की कॉस्ट ज्यादा है उस सोर्स से हम पैसा नहीं उठाते, हम उस सोर्स से पैसा उठाते हैं जिसकी कॉस्ट कम है। तो पहला डिसीजन क्या है, कॉस्ट। हम देखेंगे कॉस्ट ज्यादा है वहां से पैसा अरेंज नहीं करेंगे, जहां पर कॉस्ट कम है वहां से हम लोग पैसा अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बोरोड फंड से आप पैसा उठा रहे हो तो वहां पर आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, कॉस्ट आपकी ज्यादा आएगी, तो यहां से आप पैसा नहीं उठाओगे, ठीक है। आप किसके पास में जाओगे, ओनर्स फंड के पास में। सेकेंड है रिस्क। भाई रिस्क में भी बात समझ में आती है। रिस्क इसलिए कि अगर बोरोड फंड से आप पैसा उठा रहे हो तो आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे आपकी इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप रिस्क देखोगे, अगर आप रिस्क बियर करना चाहते हो कि भाई ठीक है कोई बात नहीं हम रिस्क बियर कर सकते हैं तो ले लो बोरोड फंड से, कौन मना कर रहा है। बट अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप सोचते हो यार रिस्क नहीं ले सकते, भाई क्या पता प्रॉफिट हो या ना हो, तो फिर आप बोरोड फंड से पैसा मत लो, क्योंकि यहाँ पर तो आपको इंटरेस्ट कंटिन्यू देना पड़ेगा। आप किसके टूवर्ड्स जाओ, ओनर्स फंड के पास। थर्ड है कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन देखो, अगर कंपनी के पास में हर महीने हर साल एक स्टीडी और स्मूथ कैश का इनफ्लो हो रहा है, एक रेगुलर इनकम हो रही है, अगर कंपनी के पास में एक रेगुलर इनकम हो रही है हर महीने हर साल, स्लो एंड स्टीडी एक आराम से इनकम हो रही है, तो कंपनी सोचती है यार मैं इंटरेस्ट पे कर सकती हूँ आसानी से, तो कंपनी बोरोड फंड से पैसा रेज कर लेगी। बट अगर कंपनी के पास में एक रेगुलर इनकम नहीं हो रही, किसी महीने तो किसी साल तो इनकम हो गई बट किसी साल कंपनी के पास में अच्छी इनकम नहीं हुई, तो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स, अपने जिससे भी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था, इन्हें इंटरेस्ट पे नहीं कर सकती। इन दैट केस कंपनी कहां से पैसा उठाएगी, ओनर्स फंड से, रिटेन अर्निंग से या फिर शेयर्स इशू करके। फोर्थ है कंट्रोल कंसिडरेशन। भाई अगर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मैंने क्या कहा, ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, कंपनी के ओनर्स। अगर ये शेयर होल्डर्स सोचते हैं कि भाई हमें तो पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में ही रखना है, हमें हमारे कंट्रोल हमारी पावर को शेयर नहीं करना, तो भाई फिर कंपनी और शेयर्स इशू नहीं करेगी, क्योंकि अगर और शेयर्स इशू करे तो कंपनी के और शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, ठीक है। और शेयर होल्डर्स बन गए मतलब इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। तो अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स, ओनर्स सोचते हैं कि भाई हमें तो पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में ही रखना है, तो वो और शेयर्स इशू नहीं करेंगे, वो ओनर्स फंड की तरफ नहीं जाएंगे, वो बोरोड फंड से पैसा रेस कर लेंगे। अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स सोचते हैं कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है कंट्रोल किसी के भी हाथ में जाए, तो वो और शेयर्स इशू करेंगे, कंपनी के और शेयर होल्डर्स भी बन जाएंगे, आपस में पावर शेयर करेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आ रहा है। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट बच्चे, जब हम शेयर्स इशू करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना शेयर कैपिटल, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो बहुत तरह की कॉस्ट लगती है शेयर्स इशू करते हैं तब। फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टस छपवाते हैं जिसमें बताते हैं कि कितने शेयर्स हैं, हर शेयर कितने का है, तो वहां पर बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, फ्लोटेशन कॉस्ट। कई बार हमें अंडरराइटर्स को पे करना पड़ता है, ब्रोकर्स जो दलाल वगैरह होते हैं, जो बीच में मीडिएटर्स होते हैं, उन्हें भी ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि भाई फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, तो फिर हम शेयर कैपिटल से पैसा रेज नहीं करते, हम बोरोड फंड से पैसा रेज कर लेंगे। बट अगर हमें लग रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट कम है, हमें अंडरराइटर्स को, ब्रोकर्स को, मीडिएटर्स को, प्रोस्पेक्टस छपाने की कॉस्ट हमारी कम आ रही है, तो फिर हम ओनर्स फंड से पैसा रेज कर लेंगे। नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। भाई कंपनी की खुद की ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, अगर वो कॉस्ट ही कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो क्या कंपनी ये जो डिबेंचर होल्डर्स हैं जिनसे लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इन्हें क्या टाइम टू टाइम इंटरेस्ट दे देगी? नहीं देगी। भाई आपका खुद का खर्चा ही ज्यादा आ रहा है तो आप इनको इंटरेस्ट कैसे दोगे? तो अगर कंपनी की खुद की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो कंपनी इंटरेस्ट पे करने में सक्षम नहीं रहेगी, कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर सकती, तो वो बोरोड फंड से फंड्स रेज नहीं करेगी, तो कंपनी या तो रिटेन अर्निंग्स में से निकालेगी या फिर इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, यानी कि वो किस पे डिपेंडेंट होगी? ओनर्स फंड पे। वहीं कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आ रही है, उसे लग रहा है कि वो इंटरेस्ट पे कर सकती है आराम से लोन पर, डिबेंचर्स को, तो कंपनी बोरोड फंड से पैसा रेज कर लेगी। लास्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की कैसी स्टेट है? भाई दो स्टेट्स की मैं बात करती हूँ। एक तो बूम, जब इकोनॉमी एकदम मस्त चल रही है, लोगों के पास में एकदम बढ़िया पैसा है, बूम का टाइम है, इकोनॉमी एकदम बढ़िया चल रही है, लोगों के हाथ में खूब पैसा है, ऐसे केस के अंदर लोग आराम से शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, शेयर्स खरीदते हैं, तो कंपनी भी ठीक है शेयर्स इशू करेगी, मतलब कौन से सोर्स की तरफ जा रही है? ओनर्स फंड से पैसा रेज कर रही है। बट इकोनॉमी एकदम डिप्रेशन के अंदर है, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है। जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है तब कौन लोग शेयर्स खरीदेंगे? कोई शेयर्स नहीं खरीदता, वो सोचते हैं भाई शेयर्स में पैसे लगाएंगे तो पैसे डूब और जाएंगे, तो कंपनी इन दैट केस लोन ले लेती है बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर डिबेंचर्स इशू करती है। मतलब कहां से पैसा रेज करेगी? बोरोड फंड्स से।
तो ये कर लिया हम लोगों ने हमारा सेकंड डिसीजन कंप्लीट। तो कौन कौन से कर लिए भाई? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहाँ लगाना है डिसाइड करो, फिक्स्ड असेट्स में लगाना है, करंट असेट्स में लगाना है, फिक्स्ड असेट्स में लॉन्ग टर्म के अंदर लगाना है, शॉर्ट टर्म के अंदर लगाना है, सारी चीजें पढ़ ली। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन सेकंड, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई कंपनी कौन कौन से सोर्सेज से पैसा अरेंज करेगी, डेप्ट से करेगी या फिर इक्विटी से करेगी। बच्चे याद रखना बोरोड फंड्स जो है इन्हें डेप्ट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? डेप्ट। याद रखना बोरोड फंड्स को क्या कहते हैं? डेप्ट। और ओनर्स फंड का दूसरा नाम है इक्विटी। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया मैंने? ओनर्स फंड जो है, ओनर्स फंड, इसका दूसरा नाम क्या है? इक्विटी। वहीं जो बोरोड फंड्स हैं इसका नाम क्या है? उधार, यानी कि डेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान रखना। तो दो डिसीजंस कंप्लीट हो गए हमारे। अब बच्चा जो लास्ट डिसीजन है हमारा, थर्ड डिसीजन, वो है डिविडेंड डिसीजन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को कितना एप्रोप्रिएट तरीके से, कितना अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करा है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस पार्टीज। फर्म को जो प्रॉफिट होता है बच्चे, वो अलग अलग पार्टीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सारा का सारा प्रॉफिट फर्म खुद नहीं रख लेती, वो प्रॉफिट अलग अलग पार्टीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सच एज क्रेडिटर्स। बच्चे क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे हम लोग उधार पर सामान लेकर आए हैं, जिनसे कंपनी ने या फिर जो भी फर्म है उसने उधार पर रॉ मटेरियल लिया है, वो क्रेडिटर्स है, उन्हें पे बैक करना है। ठीक है। एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, वेजेस देनी है। डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट देना है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, उनकी शेयर कैपिटल रिटर्न करनी है। तो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बहुत सारी पार्टीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे क्रेडिटर्स को पे बैक करते हैं, एम्प्लॉइज को सैलरीज और वेजेस देते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट देते हैं, शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड देते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स इज अ फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ द कंट्री। देखो क्रेडिटर्स को जो पे करना है, एम्प्लॉइज को जो पे करना है, डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट देना है, ये जो चीजें हैं क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, डिबेंचर होल्डर्स, इन्हें जो पे करना है वो तो फिक्स्ड है भाई, फिक्स्ड लायबिलिटी है। वो तो प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट ना हो तो आप पिछले साल की सेविंग्स में से निकाल के दोगे, इन्हें तो आपको पे करना ही है। सो दिस डिसीजन इज कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड्स। जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, आपके एम्प्लॉइज को भी सैलरी और वेजेस दे दी, अपने डिबेंचर होल्डर्स को भी इंटरेस्ट दे दिया। इसके बाद में जो सरप्लस फंड्स बचते हैं उसका क्या करें? द सरप्लस प्रॉफिट इज ईदर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और कैप्ट असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था आपको, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट यानी अब जो सरप्लस बचा है कंपनी के पास में, क्रेडिटर्स को, एम्प्लॉइज को, डिबेंचर होल्डर्स सबको पे कर दिया। अब जब कंपनी के पास में सरप्लस बचता है उसका कंपनी तीन चीजें करती है। सबसे पहला कंपनी क्या कर देती है? सरकार को टैक्स दे देती है, तो ये गया टैक्सेशन के लिए। फिर जो पैसा बचता है उसमें से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देती है? डिविडेंड देती है। और फिर जो पैसा बचता है उसे कंपनी अपनी ही पास में रख लेती है ताकि फ्यूचर में उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सके ग्रोथ के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो द सरप्लस प्रॉफिट, जो सरप्लस प्रॉफिट, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा हुआ है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये किसे देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या फिर कंपनी अपने पास में रखेगी रिटेन अर्निंग्स के तौर पर, क्योंकि टैक्सेशन तो कंपनी के हाथ में है ही नहीं भाई, ये तो देना ही देना है, ये तो सरकार के हाथ में, सरकार जितना मांगेगी उतना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये दो चीजें कंपनी के हाथ में है कि भाई कंपनी ने अगर डिविडेंड ज्यादा दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो कंपनी की रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएगी, कंपनी को खुद के पास में कम रखना पड़ेगा। अगर कंपनी ने डिविडेंड कम दिया तो कंपनी खुद के पास में ज्यादा रख सकती है। तो डिविडेंड डिसीजन के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर यही डिसाइड करता है कि डिविडेंड कितना देना है और रिटेन अर्निंग्स कितनी रखनी है। बाकी सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिविडेंड और रिटेन अर्निंग्स से मतलब है डिविडेंड कितना रखना है और रिटेन अर्निंग्स कितनी रखनी है। डिविडेंड ज्यादा रखोगे तो रिटेन अर्निंग्स कम रखनी पड़ेगी, डिविडेंड कम दोगे तो रिटेन अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? पहला है अर्निंग। ऑब्वियस ही बात है, अगर कंपनी की अर्निंग्स ज्यादा है, कंपनी को बढ़िया अर्निंग्स हो रही हैं, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा देगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो कंपनी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को खुश रखना। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स कब खुश रहेंगे? जब उन्हें टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलेगा। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स खुश रहेंगे, उन्हें टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलेगा, तो कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज होगी, कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज होंगी। तो बहुत ही ऑब्वियस है, अगर कंपनी को अच्छी खासी अर्निंग्स हो रही है तो कंपनी डिविडेंड ज्यादा पे कर सकती है। अगर कंपनी को अर्निंग्स कम हो रही हैं तो कंपनी डिविडेंड भी क्या करेगी? कम पे करेगी। सेकेंड है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अगर कंपनी की अर्निंग्स स्टेबल है, स्टेबल मतलब ऐसा नहीं कि भाई किसी साल तो बढ़िया अर्निंग्स हो गई, किसी साल बिल्कुल अर्निंग्स नहीं हुई, किसी साल कंपनी लॉस में चले गई। इन दैट केस बेटा कंपनी आराम से डिविडेंड नहीं दे सकती। अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल है, स्टेबल मतलब कि ठीक है भाई इस साल 5 लाख की इनकम हो गई,
नेक्स्ट ईयर 5.5 लाख की हो गई, नेक्स्ट ईयर 4.5 लाख की हो गई, 6 लाख की हो गई, इतना फ्लक्चुएशन चलता है, लगभग बराबर सी है। तो अगर कंपनी को स्टेबल अर्निंग्स हो रही है, टाइम टू टाइम प्रॉपर अर्निंग्स हो रही है बराबर सी, तो कंपनी के लिए अच्छा है, कंपनी डिविडेंड दे सकती है। बट अगर कंपनी को स्टेबल अर्निंग्स नहीं हो रही, भाई किसी साल तो 5 लाख की अर्निंग्स हो गई, किसी साल 1 लाख की भी नहीं हुई, इन दैट केस कंपनी की अर्निंग्स फ्लक्चुएट हो रही है, स्टेबल नहीं है, इन दैट केस कंपनी डिविडेंड कम देगी। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, कंपनी के पास में टाइम टू टाइम कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो अच्छा है, इनफ्लो का मतलब है कैश आ रहा है आराम से, बढ़िया, कंपनी का ऑपरेशंस बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं, इन दैट केस कंपनी के पास में अच्छी बात है, कंपनी आराम से डिविडेंड दे सकती है क्योंकि कंपनी के पास में सफिशिएंट कैश अवेलेबल है। बट अगर कंपनी का कैश इनफ्लो अच्छा नहीं है, कंपनी के पास में कैश नहीं आ रहा, इन दैट केस कंपनी डिविडेंड कम देगी। फोर्थ है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है, अगर कंपनी को लग रहा है फ्यूचर के अंदर कंपनी की ग्रोथ हो सकती है, कंपनी को लग रहा है या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर के अंदर हम लोग हमारे बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई नए प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो भाई कंपनी डिविडेंड कम देगी, कंपनी डिविडेंड कम देगी। क्यों देगी कम? क्योंकि अगर कंपनी डिविडेंड कम देगी तो कंपनी के पास में सरप्लस बचेगा और उस सरप्लस को कंपनी अपने पास में रिटेन करके रखेगी, कंपनी खुद के गुल्लक में डालेगी, खुद के पास ही रखेगी, डिविडेंड कम देगी और रिटेन अर्निंग्स ज्यादा रखेगी, खुद के पास में इकट्ठा करेगी, ताकि फ्यूचर में इस रिटेन अर्निंग से कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सके, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा सके, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सके। वही कंपनी को लग रहा है यार कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोविड टाइम्स चल रहा है, अभी कहां पैसा लगाएंगे, कोई ग्रोथ के चांसेस ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, कंपनी अपने पास में रिटेन नहीं करके रखेगी, अपनी खुद की रिटेन अर्निंग्स कम रखेगी, वो सोचेगी चलो भाई शेयर होल्डर्स को ही खुश रखो, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा दे देगी। फिर है फिफ्थ स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। भाई कई कंपनीज की पॉलिसी होती है पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड। क्या पॉलिसी होती है? पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड। कई कंपनीज की पॉलिसी होती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकती, वो अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम हर साल प्रॉपर डिविडेंड देगी, एक स्टेबल डिविडेंड देगी, चाहे कंपनी के पास में अच्छा खासा पैसा है या नहीं है। इन दैट केस कंपनी डिविडेंड देगी ही, अपने पास में रिटेन कम करके रखेगी, भाई पैसे की कमी है तो खुद के पास में कम रखेगी, बट अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड देगी। वही कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि भाई स्टेबली डिविडेंड देना है, प्रॉफिट हो तो दो, ना हो तो ना दो, तो ठीक है कंपनी डिविडेंड ना ही देगी, अपने पास में ज्यादा रख लेगी, रिटेन करके ज्यादा रखेगी। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स भी बहुत मैटर करती है। भाई कई बार ऐसा होता है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो रिटायर्ड लोग होते हैं, या तो रिटायर्ड लोग हैं, रिटायर्ड पर्सन है, ओल्ड मतलब एजेड लोग हैं रिटायर्ड, या फिर कोई मिडिल क्लास पर्सन है। भाई ऐसे लोग बोलते हैं हमें मतलब नहीं है, कंपनी कैसे भी चले, हमें टाइम टू टाइम हमारा डिविडेंड दे दो, ठीक है, हम इस डिविडेंड पर डिपेंडेंट है, हम रिटायर हो चुके हैं, हम एंटायरली इस डिविडेंड की इनकम पर ही डिपेंडेंट है, या फिर कोई मिडिल क्लास पर्सन है, बोलते हैं हमें तो हमारा टाइम टू टाइम डिविडेंड चाहिए तभी हम खुश रहेंगे, हमें बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है, तो कंपनी भाई फिर इन्हें डिविडेंड देती है। कंपनी अपने पास में कम रखती है, इन लोगों को ज्यादा देती है। वहीं जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो काफी वेल्दी, काफी पैसे वाले लोग हैं, काफी यंग लोग हैं, एक यूथ वाला क्राउड है जो रिस्क लेने को तैयार है, तो भाई ये बोलते हैं ठीक है हमें डिविडेंड से मतलब नहीं है, हमारे पास में ऑलरेडी बहुत पैसा है, वेल्दी लोग हैं, हमें डिविडेंड दो या ना दो, आप अपने पास में रिटेन करके रखो, फ्यूचर में जो रिटेन करा हुआ पैसा है किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, भाई फायदा अल्टीमेटली इन्हें ही होगा। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो इनके शेयर्स की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो ये लोग बोलते हैं भाई चाहे हमें डिविडेंड कम दे दो, आप रिटेन करके रख लो, ठीक है, ताकि फ्यूचर में इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, तो अल्टीमेटली ग्रोथ पूरी कंपनी की होगी, इन लोगों के शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। और रिटायर्ड लोग हैं तो ये डिविडेंड टाइम टू टाइम मांगते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। देखो एक चीज समझना, टैक्सेशन पॉलिसी ये क्या कहती है, जो शेयर डिविडेंड मिल रहा है, जो डिविडेंड मिलता है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है। किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो बेटा शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिल रहा है उस पर शेयर होल्डर्स को टैक्स नहीं देना होता। क्या समझे? जो डिविडेंड मिल रहा है शेयर होल्डर्स को उस पर शेयर होल्डर्स को टैक्स देना नहीं होता, क्योंकि उस पर कंपनी ऑलरेडी टैक्स दे चुकी होती है। तो अगर भाई सरकार टैक्स ज्यादा लेगी तो कंपनी के लिए नुकसान वाली बात है, कंपनी को डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है। अगर सरकार टैक्स ज्यादा कर देती है तो कंपनी डिविडेंड कम देगी, क्योंकि कंपनी को डिविडेंड पे बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। वहीं अगर सरकार टैक्स कम लेती है तो कंपनी आराम से लोगों को डिविडेंड दे सकती है, क्योंकि डिविडेंड पर कंपनी को टैक्स देना नहीं पड़ रहा। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें तो टैक्स देना पड़ता नहीं है। टैक्स किसको देना पड़ता है? कंपनी को देना पड़ता है। अगर कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो कंपनी को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, अगर कंपनी कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो कंपनी को कम टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर सरकार को लगता है, कंपनी को लगता है भाई टैक्स बहुत ज्यादा है, तो इन दैट केस कंपनी डिविडेंड कम देती है। कंपनी को लगता है टैक्स कम है, ठीक है भाई चल जाएगा, इन दैट केस कंपनी डिविडेंड खुश होके दे देगी। नेक्स्ट है बेटा लीगल रेस्ट्रिक्शंस। लीगल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है? कई बार कंपनीज एक्ट या तो कंपनीज एक्ट
या फिर कंपनी की खुद की इंटरनल पॉलिसी ये कहती है कि भाई शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड दो, इन दैट केस कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा। और अगर कंपनीज एक्ट या फिर कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि भाई डिविडेंड टाइम टू टाइम दो, आप रिटेन करके अपने पास में रख सकते हो, इन दैट केस कंपनी डिविडेंड कम दे देती है। तो अगर किसी तरह का कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन है, कंपनीज एक्ट ये कहता है या फिर कंपनी की कोई इंटरनल पॉलिसी कहती है कि भाई हमें मतलब नहीं है, आप कितना भी रिटेन करो, टाइम टू टाइम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को खुश रखो, इन दैट केस आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। लास्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। बच्चे इसका मतलब क्या है, कई बार कंपनी को लोन लेना पड़ता है, कई बार कंपनी क्या करती है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, कंपनी इतनी जगह पैसा लगाती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कई बार कंपनी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि भाई आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और कर भी रहे हो तो इस लिमिट से ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों बच्चे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये लगता है अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती जाएगी तो कंपनी के पास में पैसा कम रहेगा, अगर कंपनी के पास में पैसा कम रहेगा तो कहीं कल को ऐसा ना हो कि कंपनी हमें हमारा जो लोन लिया है वो वाला अमाउंट रिटर्न ही ना कर पाए। तो कई बार ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंपनी पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपने हमसे लोन ले रखा है तो आप डिविडेंड या तो ना दो या फिर इस अमाउंट से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते, ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उनका पैसा पे बैक हो जाए, कंपनी किसी क्राइसिस में ना जाए। तो अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट है, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन है, इन दैट केस कंपनी डिविडेंड कम देती है। ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो कंपनी आराम से खुल के डिविडेंड दे सकती है। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सबसे पहले तो बच्चे प्लानिंग का मतलब देखो, प्लानिंग आप सबको पता है, पहले से ही डिसाइड कर लेना क्या करना है, कैसे करना है, काम किससे करवाना है, मतलब सब कुछ एडवांस में डिसाइड कर लेना भाई कैसे क्या करना है। कोई पार्टी भी अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो एट ए टाइम थोड़ी ना सारी चीजें सोचते हैं, पहले से डिसाइड करके रखना है क्या करना है, कहां पर पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, किस किस को बुलवाना है, तो वही प्लानिंग है, पहले से सोच के रखना व्हाट टू डू, हाउ टू डू। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, मनी से रिलेटेड प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में ही डिसाइड कर लेना हाउ मच टू स्पेंड, कितना अमाउंट खर्च करना है, कितना मनी खर्च करना है, ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू फंड्स अवेलेबल। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, एडवांस में ही डिसाइड कर लेना हाउ मच टू स्पेंड, कितना मनी स्पेंड करना है और उस मनी को कहां पर स्पेंड करना है। फॉर एग्जांपल आपके सामने है प्रोजेक्ट ए, आपके सामने है प्रोजेक्ट बी, दो प्रोजेक्ट्स आपके सामने, आपको डिसाइड करना है कितना अमाउंट खर्च करना है और ए पर खर्च करना है या बी पर खर्च करना है, ऑन व्हाट टू स्पेंड, किस पर खर्च करना है, आउट ऑफ द फंड्स अवेलेबल, जितने भी आपके पास में फंड्स अवेलेबल हैं उसमें से। तो इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। इट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फंड्स नीडेड बाय एन एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली। सबसे पहले तो ये पता लगाना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी आपकी कंपनी है, उसके अंदर कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फंड्स नीडेड, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं, वो स्मूथली चल सके। तो सबसे पहले पता लगाना भाई कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स। अब देखना है फंड्स को आप कहां से अरेंज कर सकते हो। देखो मैंने अभी पहले भी बताया था, आप खुद का पैसा भी लगा सकते हो जिसे हम रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, खुद की सेविंग्स है। आप मार्केट से भी पैसा अरेंज कर सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, इक्विटी शेयर्स इशू करके आप पैसा अरेंज कर सकते हो, डिबेंचर्स इशू करके पैसा अरेंज कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं पैसा अरेंज करने के। तो ये देखना कि भाई कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से आप फंड्स अरेंज कर सकते हो, मनी अरेंज कर सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसीज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब ठीक है, फंड्स आपके पास में आ गए तो ये मेक श्योर करना कि उन फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, वेस्टेज ना हो, जरूरत से ज्यादा आप पैसे को खर्च ना करो, जरूरत से कम भी खर्च ना करो। तो उसके हिसाब से सूटेबल पॉलिसीज बनाना कि भाई ताकि जो फंड्स आपने मार्केट से रेज करे उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए। यही क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग। देखना कितने फंड्स चाहिए, किस किस चीज पे फंड्स को खर्च करना है, क्या क्या सोर्सेज है, कहां कहां से आप फंड्स अरेंज कर सकते हो, ये मेक श्योर करके रखना कि उन फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। यही क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग। दो ही ऑब्जेक्टिव्स है बच्चे फाइनेंशियल प्लानिंग के। पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। देखो घर के अंदर पापा भी फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखते हैं, बिल्कुल करके रखते हैं। अगर वो फाइनेंशियल प्लानिंग ना करे तो क्या वो टाइम पर आपकी स्कूल की फीस दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या वो टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या वो टाइम पर दूध वाले को पेमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहुत सारी पेमेंट्स करने में उन्हें दिक्कत हो जाएगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर, ये मेक श्योर करके रखना अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जब भी फंड्स की जरूरत है, फंड्स क्या हो, अवेलेबल हो। कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो और फंड्स ही अवेलेबल नहीं है तो बच्चे मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग सही नहीं थी। तो ये मेक श्योर करके रखना जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट है पैसा अवेलेबल हो।
टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, ये भी मेक श्योर करके रखना कि जो फर्म है वो अननेसेसरीली ही मार्केट से पैसा रेज ना कर ले, मार्केट से अननेसेसरीली ही पैसा उठा ना ले। फॉर एग्जांपल बहुत ही बिना सोचे समझे मार्केट से लोन ले लिया, शेयर्स इशू करके बहुत सारा पैसा उठा लिया है, फिर लास्ट में पता लगा कंडीशन ऐसी हो रही है उस पैसे को, उस मनी को पे बैक ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, बैंक से बहुत सारा पैसा बोरो कर लिया और लास्ट में आप उस पैसे को पे बैक ही नहीं कर पा रहे, रिटर्न ही नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं कंपनी अफेक्ट होगी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन डाउन जाएगी। तो ये भी मेक श्योर करके रखना कि फर्म अननेसेसरीली ही बिना मतलब ही मार्केट से पैसा रेज ना कर ले। ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, जो आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट टॉपिक है बच्चे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, की फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। फर्स्ट है मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है तो आप फ्यूचर को अच्छे से सिक्योर कर सकते हो, फ्यूचर के लिए आप लोग प्रिपेयर हो। अगर फर्म ने ऑलरेडी फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रखी है कि फ्यूचर के अंदर कितनी मनी की रिक्वायरमेंट होगी, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो फंड्स कहां कहां से अरेंज किए जाएंगे, उस फंड्स को कहां कहां पर खर्च करना है, किन किन प्रोजेक्ट्स पर उस पैसे को लगाना है, तो बच्चा इससे फर्म पहले से प्रिपेयर है फ्यूचर को लेके, फ्यूचर में उसे कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। सेकेंड हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल हर साल फर्म की जो सेल्स होती है वो 30% से इंक्रीज होती है, हर साल फर्म की जो सेल्स है, कंपनी की जो सेल्स है वो 30% से इंक्रीज होती है, ठीक है। एकदम से कोविड आ गया, फर्म की जो सेल्स है वो 5% से ही इंक्रीज हुई, भाई 20% की गिरावट है, हर साल 30% से सेल्स इंक्रीज हो रही है, इस बार 5% से ही सेल्स इंक्रीज हुई, तो ये क्या है बच्चे, एक तरह का शॉक है, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है तो आप इस तरह के शॉक्स से, इस तरह के सरप्राइजेस से बच सकते हो, क्योंकि आप पहले से फ्यूचर से को लेकर फ्यूचर के लिए रेडी हो। पहले से आपने सोच रखा है भाई कि 10% की सेल्स होगी तो आपको क्या करना है, 20% की सेल्स अगर इंक्रीज होगी तो आपको क्या करना है, अगर सेल्स इंक्रीज ही नहीं होंगे, आपका बिजनेस डाउन चले गया तो आपको क्या करना है। अगर आपने पहले से सारी प्लानिंग कर रखी है तो भाई आपको अननेसेसरीली किसी तरह के शॉक्स नहीं मिलेंगे, किसी तरह के सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे, आप फ्यूचर के लिए क्या रहोगे, प्रिपेयर रहोगे। कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस, भाई प्रॉपर्ली अगर आपने फाइनेंस अरेंज कर रखा है तो जितने भी फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के बाद में होता है सेल्स, जितनी भी सारी एक्टिविटीज है उनमें एक अच्छा तालमेल बैठा रहेगा। भाई टाइम में अगर घर में भी ऐसा होता है, अगर प्रॉपर्ली पैसा अवेलेबल है, मनी अवेलेबल है, तो सारे काम अपने आप स्मूथली चलते जाते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, सब कुछ अच्छा रहता है। और कई बार अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है तो कुछ ऐसा होता है ना, घर वालों का मूड ऑफ रहता है, आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, आपकी कोई डिमांड होती है तो पेरेंट्स फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। बट अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग है, सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है, जब भी रिक्वायरमेंट है, भाई प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना है, ठीक है भाई, अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग है, फंड्स आ जाएंगे, प्रोडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन के बाद में सेल्स करनी है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना है, जो भी आपने बनाया है उसके लिए भी सफिशिएंट पैसा अवेलेबल है, तो सारी एक्टिविटीज स्मूथली चलती रहती है, सारी एक्टिविटीज के अंदर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा तालमेल रहता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस अभी बताया था, अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी कर रखी है तो आप ये मेक श्योर करके रखोगे कि आपके फंड्स जो है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड हो, आपके फंड्स को आप आलतू फालतू जगहों पे खर्च भी ना करो, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही खर्च करोगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। आपने देखा भाई 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक है प्रोजेक्ट ए, एक है प्रोजेक्ट बी, आपने देखा भाई 2 प्रोजेक्ट्स हैं, आप केयरफुली सोचोगे भाई कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पे रिटर्न ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इससे आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, इससे आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप दिमाग लगा के अपना पैसा कहां पे लगाओगे, प्रोजेक्ट बी पर। तो सोच समझ के फंड्स को यूटिलाइज करना। लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर, ऑब्वियसली बात है, प्रेजेंट में हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर को लेके, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने से हम प्रेजेंट को किससे लिंक कर रहे हैं, फ्यूचर से लिंक कर रहे हैं। आज हम प्लानिंग कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, नेक्स्ट ईयर कितनी सेल्स होंगी, अगर सेल्स हमारी इंक्रीज नहीं हुई तो क्या करेंगे, हम फंड कहां से रेज करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग प्रेजेंट को किससे लिंक कर रहे हैं, फ्यूचर से लिंक कर रहे हैं। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, यहां पर हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजंस को आपस में लिंक कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट यानी कि कहां कहां पर हमें पैसे को लगाना है, हमारा जो पैसा है उसे हमें कहां कहां पे इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे पैसे को खर्च करना है। फाइनेंसिंग डिसीजंस मतलब पैसा कहां से अरेंज करना है। फाइनेंसिंग डिसीजंस का मतलब है पैसा आपको कहां से उठाना है, भाई बैंक से लेकर आना है, शेयर्स इशू करके पैसा अरेंज करना है, डिबेंचर्स इशू करके पैसा अरेंज करना है, बैंक से उधार लेना है, पैसा कहां से अरेंज करना है, मतलब कौन सा डिसीजन है ये, फाइनेंसिंग डिसीजंस। पैसा आ गया, उस मनी को अब कहां पर स्पेंड करना है, कहां खर्च करना है, लैंड खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, कोई प्लांट इंस्टॉल करवाना है, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, ये सारी एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट की पैसा कहां लगाना है, फाइनेंसिंग पैसा कहां से आएगा, ये सारी एक्टिविटीज भी लिंक्ड रहती हैं अगर हम लोगों ने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी
रखी है। लास्ट है बच्चे, मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर। शुरुआत में आपने सोचा था कि भाई आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी 30% से, ये आपने क्या करी थी, प्लानिंग करी थी। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आपने सोचा कि भाई इतना अगर हम पैसा खर्च करेंगे, अगर हम लोग हमारे प्रोजेक्ट बी पर खर्चा कर रहे हैं, कोई मशीनरी इंस्टॉल करवा रहे हैं, कोई और हम लोगों ने बिल्डिंग के अंदर नया काम शुरू करवा दिया, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कराया, अगर हमने आपने किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करी है, तो आपने सोचा भाई इससे हमारी सेल्स 30% से इंक्रीज होगी। बट जब एक्चुअली साल का एंड हुआ तब आपने एक्चुअल रिजल्ट्स देखे कि हमारी सेल्स सिर्फ 25% से ही इंक्रीज हुई। तो भाई ये 5% का गैप कैसे आ गया? तो हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर कम है तो क्यों कम है, हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग क्यों नहीं है। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें ये अचीव करना है, फिर हम हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स को हमारा जो प्लान स्टैंडर्ड था उससे कंपेयर कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। ये क्या है बच्चे, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। आज बच्चे हम लोग हमारा आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से फॉर श्योर क्वेश्चन बनता है, प्लस न्यूमेरिकल भी यहां से आ सकता है। तो बहुत ही आराम से मेरे साथ में नोट्स बनाते जाना, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चा हमारे टॉपिक का क्या नाम है, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये समझो यार कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो अभी मैंने आपको बताया अगर बिजनेस चलाना है तो बिजनेस चलाने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए हो, चाहे करंट एसेट्स खरीदने के लिए हो, चाहे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, बट मनी की रिक्वायरमेंट होती ही है। अब इस मनी को अलग अलग सोर्सेज से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स इशू करके मनी अरेंज की जा सकती है, ठीक है, शेयर्स इशू करके हम लोग मनी को अरेंज कर सकते हैं, बैंक से लोन लिया जा सकता है, बैंक से लोन लेके मनी को अरेंज कर सकते हैं, किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके मनी को अरेंज किया जा सकता है। तो इस मनी को अरेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। और एक और इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बताया था कंपनी अपना पैसा अपने पास में रखती है, हर साल अपने ही पास में इकट्ठा करती जाती है, समझ लो अपने ही गुल्लक में डालती जा रही है, ताकि कभी फ्यूचर में मनी की रिक्वायरमेंट हो तो वहां से पैसा निकाल सके। इसे बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या कहते हैं इसे, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो बच्चे कंपनी के पास में बहुत सारे सोर्सेज है जहां से वो पैसा अरेंज कर सकती है, बट कुछ सोर्सेज को तो हम लोग बोलते हैं डेब्ट और कुछ सोर्सेज को हम लोग बोलते हैं इक्विटी। समझना, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस। कंपनी को जब मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी के पास में जितने भी सोर्स हैं उन्हें दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है। एक कैटेगरी है डेब्ट और दूसरी कैटेगरी है इक्विटी। बच्चे अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करके पैसा अरेंज कर रही है, कंपनी बैंक से लोन लेके पैसा अरेंज कर रही है, किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके पैसा अरेंज कर रही है, तो आपको पता है इस पैसे पर कंपनी को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये पैसा जो भी मैच्योरिटी डेट है उस पे कंपनी को रिटर्न भी करना पड़ता है। तो इसे बोला जाता है डेब्ट। जो उधार का पैसा है इसे क्या कहते हैं हम लोग, डेब्ट। वहीं इक्विटी में क्या आता है, अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा अरेंज करे या फिर कंपनी अपनी ही रिटेन्ड अर्निंग्स में से पैसा निकाल के लगा दे बिजनेस के अंदर। रिटेन्ड अर्निंग्स मैंने क्या बताया, हर साल कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स देती है, फिर उसके अंदर से कंपनी बचे हुए पैसे में से क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देती है, और फिर पैसा कुछ कंपनी अपने ही पास में बचा के रखती है जिसे बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। तो बच्चे अगर कंपनी बाहर से पैसा अरेंज करिए डिबेंचर्स इशू करके या बैंक से लोन लेके या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके, तो बच्चे इस पैसे पर कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, प्लस इस पैसे को कंपनी को रिटर्न भी करना पड़ेगा जब भी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। तो ये जो सारे सोर्सेज है ये किसके अंदर जाते हैं, डेब्ट के अंदर। वहीं इक्विटी में कौन से सोर्सेज जाते हैं, अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा अरेंज करी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कहलाते हैं, कंपनी के ओनर्स, या फिर कंपनी अपनी ही रिटेन्ड अर्निंग्स में से पैसा निकाल रही है और बिजनेस में लगा रही है, तो उन सोर्सेज को बोला जाता है इक्विटी। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन। कंपनी के ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए, कंपनी के अंदर मनी को अरेंज करने के लिए कंपनी कितना डेब्ट से पैसा रेज करे, कितना इक्विटी से पैसा रेज करे, उस रेशियो को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को पैसा लगाना है 10 लाख रुपीस, कितनी कैपिटल लगानी है, 10 लाख रुपीस कैपिटल लगानी है। 10 लाख के अंदर से कंपनी ने सोचा भाई 6 लाख कैपिटल तो कहां से लगाएगी, डेब्ट से रेस करेगी। कहां से, डेब्ट से, कि समझ लो डिबेंचर इशू करके, बैंक से लोन लेके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके, और बचे हुए 4 लाख कंपनी कहां से लगाएगी, या तो अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स में से निकाल लेगी या फिर इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसे को अरेंज करेगी। तो बच्चे यहाँ पर रेशियो क्या हो गया, डेब्ट अपॉन इक्विटी, कट करो
तो ये कितना आया 2 3 जा 6 2 2 जा 4। रेशियो कितना आया बच्चे यहाँ पर 3:2। इस रेशियो को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या समझे, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन मतलब रेशियो डेब्ट और इक्विटी का, कि कितना डेब्ट रखना है कितना इक्विटी रखना है बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है कैपिटल स्ट्रक्चर का, डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो यहाँ पर ये डेब्ट कितना था हमारे पास में 6 लाख अपॉन इक्विटी कितना माना हम लोगों ने 4 लाख। तो बच्चे रेशियो कितना आ गया हमारे पास में, कट के इसे कट करा, रेशियो आ गया 3:2। तो क्या है बच्चे कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला, डेब्ट अपॉन इक्विटी, कि डेब्ट का क्या रेशियो है और इक्विटी का क्या रेशियो है। यहां तक समझ में आता है। द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज वन which increases the value of equity shares और maximizes the wealth of equity shareholders। बच्चे सबसे बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर वो माना जाता है जो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज करे, यानी कि इक्विटी शेयर्स की प्राइस को इंक्रीज कर दे। फॉर एग्जांपल अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो उसकी प्राइस इंक्रीज होके हो जाए 120, इक्विटी शेयर की प्राइस इंक्रीज हो गई। तो सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर वो माना जाता है जो इक्विटी शेयर्स की प्राइस को इंक्रीज करे, या फिर इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो जिससे इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को लगे हाँ भाई उनको फायदा हो रहा है बिजनेस के अंदर, उन्हें टाइम टू टाइम डिविडेंड मिले, उनके शेयर्स की प्राइस इंक्रीज हो। इस तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, बेस्ट स्ट्रक्चर है। डेब्ट एंड इक्विटी डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क। हाँ ये ध्यान रखना बच्चे, पैसा हम लोग कहां से रेस करें, या तो डेब्ट से या फिर इक्विटी से। डेब्ट और इक्विटी इन दोनों की कॉस्ट भी अलग है, इन दोनों का रिस्क भी अलग अलग है। डेब्ट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट बट इट इज वेरी रिस्की सिक्योरिटीज। बच्चे अगर आप डेब्ट से पैसा रेस कर रहे हो यानी कि डिबेंचर्स इशू करके या फिर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर अगर आप पैसा लेकर आ रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, तो उसकी कॉस्ट तो कम है तो सस्ता, बट इट इज वेरी रिस्की सिक्योरिटीज, बट ये बहुत ही ज्यादा रिस्की सिक्योरिटी है। जबकि अगर आप इक्विटी शेयर्स इशू करके या फिर रिटेन अर्निंग से पैसा अरेंज कर रहे हो, आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज हैं। बच्चे जब आप शेयर्स इशू करते हो तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है शेयर्स इशू करने के लिए, बीच बीच में आपको मीडिएटर्स अरेंज करवाने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, उन मीडिएटर्स को आपको कमीशन देना पड़ता है, वो लोग आपके शेयर्स को बिकवाते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह के इक्विटी शेयर्स को इशू करके अपना पैसा अरेंज कर रहे हो तो वो एक्सपेंसिव सिक्योरिटी है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, प्लस बहुत ही ज्यादा जो मीडिएटर्स को अमाउंट देना पड़ता है, अंडरराइटर्स और ब्रोकर्स को, वहां पर पैसा खर्च होता है। बट दीज आर सेफ सिक्योरिटीज, बट यहाँ पर रिस्क कम है क्योंकि ये सेफ सिक्योरिटी है, क्योंकि बच्चे इक्विटी शेयर्स पर आपको डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड तभी देती है जब भी कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट हो रहा है। अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी इन्हें डिविडेंड देगी, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो इन पर डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। तो वही बात लिखिए, डेब्ट इज रिस्की, डेब्ट रिस्की है, डिबेंचर से अगर आप पैसा अरेंज कर रहे हो, अगर आप बैंक से लोन लेकर आ रहे हो, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा रिस्की हैं, बिकॉज पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेब्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डेब्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटिन्यूस पैसे पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और जब भी मैच्योरिटी की डेट आ जाएगी तब आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न करना पड़ेगा। ये लीगल ऑब्लिगेशन है, कानूनी तौर पर ये लीगल है। अगर आपकी कंपनी लॉसेस में भी जा रही है तो भी आपको इन पर इंटरेस्ट और इनका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करना ही पड़ेगा। जबकि इक्विटी शेयर्स सेफ हैं बिकॉज देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि किसी भी तरह की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कानूनी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ही है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देगी। तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब आप आगे का आराम से समझ सकते हो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लगानी है उसके अंदर कितना तो डेब्ट हो, मतलब उधार लिया हुआ पैसा हो, और कितना इक्विटी हो यानी कि खुद का पैसा हो। तो बच्चे डेब्ट को याद रखना, डेब्ट का दूसरा नाम है बोरोड फंड्स। क्या कहते हैं, डेब्ट का दूसरा नाम क्या है, बोरोड फंड्स। क्या नाम है डेब्ट का, क्योंकि बाहर का पैसा है। वहीं इक्विटी का दूसरा नाम क्या है बच्चे, ओनर्स फंड। इक्विटी का दूसरा नाम क्या है, ओनर्स फंड। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसे आप डेब्ट अपॉन इक्विटी भी बोल सकते हो या फिर बोरोड फंड्स अपॉन ओनर्स फंड भी बोल सकते हो। Generally, companies use the concept of financial leverage to set up capital structure. Generally, बच्चा इस capital structure को सेट करने के लिए कि कितना डेब्ट से पैसा रेस करना है, कितना इक्विटी से पैसा रेस करना है, कंपनी इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज करती है जिस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है फाइनेंशियल लेवरेज।
फाइनेंशियल लिवरेज, बच्चा फाइनेंशियल लिवरेज का दूसरा नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। क्या कहता है फाइनेंशियल लिवरेज? फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द ओवरऑल कैपिटल। क्या समझे कि कंपनी की जो भी ओवरऑल कैपिटल है, कंपनी की जो भी टोटल कैपिटल है, उस टोटल कैपिटल में डेब्ट का कितना प्रपोर्शन है, डेब्ट का कितना शेयर है, उसे बोला जाता है फाइनेंशियल लिवरेज। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं कि कंपनी की टोटल कैपिटल है रुपीज 10 लाख। इस 10 लाख को कंपनी ने कैसे रेज करा? भाई कंपनी ने 6 लाख रुपीस तो कहां से रेज करे? डेब्ट से। फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स इशू करके, बैंक से लोन लेकर, और बचे हुए 4 लाख रुपीस कंपनी ने कहां से रेज करे? इक्विटी से। इक्विटी से रेज करने का मतलब है शेयर्स इशू करके या फिर रिटेन अर्निंग से ये पैसा लगाया। तो कंपनी की ओवरऑल कैपिटल कितनी है? 10 लाख। डेब्ट से कंपनी ने कितना पैसा रेज करा? 6 लाख रुपीस। तो कंपनी की ओवरऑल कैपिटल में डेब्ट का कितना प्रपोर्शन है, डेब्ट का कितना शेयर है, उसे बोला जाता है फाइनेंशियल लिवरेज। फॉर्मूला क्या है बच्चे फाइनेंशियल लिवरेज का? फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट कितना है हमारे पास में? 6 लाख। इक्विटी कितना है? 4 लाख। 6 लाख अपॉन 4 लाख। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब बच्चा यहां पर आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें दिमाग में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। विथ डेब्ट फंड कंपनीज अर्निंग्स इंक्रीजेस। क्या कहता है? विथ डेब्ट फंड कंपनीज अर्निंग्स इंक्रीजेस, कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा डेब्ट होगा उतना ही कंपनी की जो अर्निंग्स है इंक्रीज होंगी। बच्चे अर्निंग्स का मतलब है अर्निंग पर शेयर की जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी। क्या समझे? विथ डेब्ट फंड कंपनीज अर्निंग्स इंक्रीजेस। क्या कह रहा है कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा डेब्ट होगा, कंपनी की अर्निंग पर जो शेयर है वो उतना ही इंक्रीज होगा। बिकॉज डेब्ट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि जो डेब्ट है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अगर आप सिक्योरिटीज इशू करके पैसा अरेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स इशू करके अगर आप अरेंज कर रहे हो, तो बच्चा वहां पर बहुत ही ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत ही ज्यादा पेपर वर्क होता है, प्लस आपको बीच में बहुत सारे मीडिएटर्स की जरूरत पड़ती है जो आपकी सिक्योरिटीज को सेल करने में मदद करे। तो उन मीडिएटर्स को आपको कमीशन भी देना पड़ता है। बट डेब्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इजीली बैंक से पैसा बोरो कर सकते हो। तो इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, बट इट इज वेरी रिस्की टू इन्वॉल्व मोर डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। बट साथ ही साथ में याद रखना, डेब्ट को ज्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करना, ज्यादा पैसा डेब्ट से रेस करना भी बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि डेब्ट पर आपको रेगुलरली इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, प्लस मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न करना पड़ेगा। चाहे आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, अगर आपने बैंक से लोन लिया है या अगर आपने डिबेंचर्स इशू करके पैसा रेज करा है, मतलब डेब्ट से पैसा रेज करा है, तो बच्चे डेफिनेटली अगर आपका बिजनेस चाहे प्रॉफिट में ही जाए, आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। आपको टाइम टू टाइम जब भी मैच्योरिटी की डेट है, आपको वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो हालांकि हमें पता है अगर डेब्ट कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा है तो अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होगी, बट ध्यान रखना डेब्ट कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा रखना बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि यहां पर आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर आपके बिजनेस की साउंड फाइनेंशियल कंडीशन है, रेगुलरली अच्छा खासा कैश इनफ्लो हो रहा है, आपको पता है आप आराम से इंटरेस्ट दे सकते हो, तो आप डेब्ट अपने शेयर के अंदर, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा रखो। एक चीज और है बच्चे जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है, मोर डेब्ट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। हाँ भाई, हमें पता है मोर डेब्ट, ज्यादा से ज्यादा डेब्ट कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी की जो अर्निंग्स है, अर्निंग पर शेयर है, उसे इंक्रीज करेगा। ओनली वैन मतलब बच्चे यहां पर एक कंडीशन आ गई, और अगर ये कंडीशन पूरी होगी तभी भाई डेब्ट इंक्रीज होगा, तो अर्निंग्स इंक्रीज होंगी। और कंडीशन क्या है? ओनली वैन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बच्चे अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रखा है, किसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? ताकि आपको वहां से एक रिटर्न मिल सके। तो ओनली वैन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन, ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये ज्यादा हो किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। ये जो डेब्ट है इस पर जो इंटरेस्ट देना है आपको, जो डेब्ट पर इंटरेस्ट देना है, उस इंटरेस्ट की रेट से ज्यादा है अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ही बच्चा डेब्ट इंक्रीज होने से अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी। क्या समझे? फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया, अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट इंक्रीज होगा, अगर आप डेब्ट से ज्यादा पैसा रेज कर रहे हो, तो डेफिनेटली अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी, क्योंकि डेब्ट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। बट सेकंड पॉइंट में मैं ये कहती हूँ, हाँ हमें पता है डेब्ट अगर इंक्रीज होगा तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज
इंक्रीज होगी, बट ये चीज सिर्फ तभी पॉसिबल है, तभी फुलफिल होगी जब एक कंडीशन पूरी हो जाए। और कंडीशन क्या है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिबेंचर्स इशू करे, क्या इशू करे आपने? डिबेंचर्स इशू करे। डिबेंचर्स किसके अंदर आते हैं? डेब्ट के अंदर आते हैं, और इन डिबेंचर्स पर आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो बच्चा ये क्या है? ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। कितना है? 10%। आपने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है, वो पैसा आपके पास में आ रहा है, उसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और यहां से आपके पास में बच्चा 12% रिटर्न आ रहा है। तो 12% 10% से ज्यादा है ना? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 12% वो ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट 10% से। तो हमारी कंडीशन पूरी हो जाएगी कि भाई डेब्ट अगर इंक्रीज होगा तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होंगी। अब इस चीज को हम लोग एक केस के थ्रू समझते हैं। पहला केस क्या कहता है बच्चा? कंपनी की टोटल कैपिटल है 50 लाख रुपीस। अब ये 50 लाख कंपनी ने कैसे अरेंज करे? 40 लाख तो कंपनी ने अरेंज करे इक्विटी शेयर इशू करके, और 10 लाख रुपीस कंपनी ने अरेंज करे डेब्ट से। मतलब डेब्ट का शेयर कितना है? 10 लाख, और इक्विटी का शेयर कितना है? 40 लाख, पूरी की पूरी 50 लाख की कैपिटल में। टैक्स कितना देना पड़ता है बच्चे? 30%। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, ये जो डेब्ट है इस पे कितना इंटरेस्ट देना है? 10%। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब ये हमारा प्रॉफिट गिवन है। कितना है प्रॉफिट? 7 लाख। करके देखते हैं बच्चा। सबसे पहले लिखेंगे अर्निंग्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है बच्चा? 7 लाख। कितना है? 7 लाख। सबसे पहले बच्चे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम लोग क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट। क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट देखो कितना है? इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कितना है? 10%। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, डेब्ट कितना है? 10 लाख। 10 लाख का 10% क्या होता है? एक जीरो गायब कर लो। 10 लाख का 10% क्या हो गया? 1 लाख। तो बच्चा इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 लाख। इस 1 लाख को लेस कर दो, कितना बचा हमारे पास में? 6 लाख। कितना आ गया? 6 लाख। अब इस बचे हुए 6 लाख में से क्या देना है बच्चा? नेक्स्ट चीज क्या देना है? टैक्स। सबसे पहले हम लोगों ने हमारा प्रॉफिट लिया जो क्वेश्चन में गिवन है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख। अब इसमें से सबसे पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट लेस कर दिया 1 लाख। कितना आ गया? 6 लाख। अब हम इसमें से टैक्स लेस करेंगे, तो बच्चा टैक्स कितना दे रखा है? टैक्स रेट है 30%। कितना है? 30%। तो 6 लाख का 30% निकालो। किसका निकालोगे? 6 लाख का 30%। 6 लाख का 30%, तो ये आ गया बच्चा 1,80,000। कितना आ गया? 1,80,000। इसे भी लेस कर दो तो ये आ गया 4,20,000। ये हमारी अर्निंग्स आ गई। ये आ गई अर्निंग्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। क्या आ गई? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब हम निकालेंगे हमारा अर्निंग पर शेयर। क्या निकालेंगे? अर्निंग पर शेयर। तो बच्चे अर्निंग्स कितनी आई हमारी? 4,20,000। इसे हम डिवाइड करेंगे हमारे नंबर ऑफ शेयर से। देखो इक्विटी कैपिटल कितनी है? 40 लाख, और शेयर्स कितने हैं? 4 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स हैं? 4 लाख। तो 4 लाख से हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास में आ गया 42/40। कितना है? 42 अपॉन कितना है हमारे पास में? 40। तो 40 1 जा कितना हो गया? पहले से कट कर लेते हैं बच्चा, वो थोड़ा सा आसान होगा। तो ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 4, 2 2 जा 4, 0। 21/20 है। कितना है? 21/20। तो 21 जा 20, 1 बचा, पॉइंट लगाया हम लोगों ने 0, अगेन 0 0, 25 जा कितना आ गया? 1.05। अर्निंग पर शेयर कितना आया बच्चे? 1.05। कितना आया? 1.05। तो यहां पर इस केस के अंदर बच्चा हमारी टोटल कैपिटल थी 50 लाख, 40 लाख इक्विटी से रेस करा और 10 लाख डेब्ट से रेस करा। अब सेकंड केस देखना, सेकंड केस में हमारी टोटल कैपिटल कितनी है? 50 लाख। अब डेब्ट से तो हम लोगों ने 20 लाख रेस करा और इक्विटी से 30 लाख। मतलब पहले वाले केस में डेब्ट से हम लोगों ने कितने रुपीस रेस करे थे? 10 लाख। यहां पर हम लोग डेब्ट से रेस कर रहे हैं 20 लाख। तो बच्चे मैंने बताया अगर डेब्ट इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होंगी। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर भी वही लिखेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा है? 7 लाख। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब सबसे पहले क्या लेस करेंगे? इंटरेस्ट। तो बच्चा इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कितना है? 10%, और डेब्ट कितना है? 20 लाख। तो 20 लाख का 10% कितना आ गया? एक जीरो गायब कर दो, 2 लाख। कितना आ गया? 2 लाख। तो ये हमारे पास में आ गया 5 लाख। ये क्या आ गया? अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट। ये क्या आ गई हमारी? अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट कह लो या फिर कह लो अर्निंग्स बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी टैक्स नहीं दिया। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप क्या था? टैक्स लेस करना। टैक्स कितना है? 30%। तो यहां पर हम लोगों ने 30% निकाला था 6 लाख का, 6 लाख बचा था। यहां पर हम लोग 30% निकालेंगे 5 लाख का, 5 लाख का
30% इंटरेस्ट बनता है, तो बच्चा 5 लाख का 30% आएगा 1,50,000। कितना आएगा? 1,50,000। तो हमारी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाती है बच्चे 3,50,000। कितनी आ गई? 3,50,000। अब इसका अर्निंग पर शेयर निकालो, अर्निंग्स कितनी बची हमारे पास में? 3,50,000 अपॉन यहाँ पर 30 लाख रुपीस इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा रेज करा है, तो शेयर्स कितने हैं? 3 लाख। कितने शेयर्स हैं? 3 लाख। तो सॉल्व कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर कितना आएगा? 5 7 35, 5 6 30, 7 अपॉन 6, तो ये 6 1 6, 1 रहता है 0.0, अगेन 6 1 6, 4 रहता है, 0 लगाया, 6 6 36 हमारे पास में आ गया, अगेन हम लोगों ने 4 लगाया, 0 6 6, तो ये क्या करा बच्चा हम लोगों ने? 6 1 6, 1 रहा हमारे पास में, अगेन 6 1 6, तो ये हमारे पास में आ गया 1.16, ये चलता जाएगा 1.16। तो बच्चा जब डेप्ट कम था, देखो डेप्ट कितना था? सिर्फ 10 लाख, तब अर्निंग पर शेयर कितना था? 1.05। जब डेप्ट 20 लाख हो गया तब अर्निंग पर शेयर कितना है? 1.15। तो 1.05 से ज्यादा है 1.16। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग डेप्ट इंक्रीज कर रहे हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो डेफिनेटली हमारी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होंगी। बट यहां पर एक चीज याद रख लेना बच्चा, ये कंडीशन, ये चीज सिर्फ तभी पूरी होगी जब एक कंडीशन पूरी हो जाए, और कंडीशन क्या है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो हमेशा इंटरेस्ट ऑन डेप्ट से ज्यादा होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कितना है? 10%, यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट क्या है? 10%। तो हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो 10% से ज्यादा ही होना चाहिए, 11%, 12%, 15%। इससे अगर कम हुआ तो फिर बच्चा हमारी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज नहीं होगी डेप्ट इंक्रीज करने पर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बच्चा फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, डेब्ट ज्यादा हो या इक्विटी ज्यादा हो, डेब्ट को बढ़ाना है, इक्विटी को कम करना है, इक्विटी को बढ़ाना है, डेब्ट को कम करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, इस डिसीजन को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला है बच्चा कैश फ्लो पोजिशन। अ कंपनी इन्वॉल्व्स मोर ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इफ इट इज श्योर ऑफ जनरेटिंग इनफ कैश इनफ्लो, वेयर Whereas if there is shortage of cash, then it must employ more of equity in its capital structure। भाई समझ में आ गया? अगर लगता है कंपनी को कि उसका कैश इनफ्लो अच्छा होगा, कैश इनफ्लो मतलब अगर कंपनी को लग रहा है भाई उसके पास में सफिशिएंट कैश अवेलेबल होता है, उसके पास में अच्छा खासा कैश का इनफ्लो होता रहता है, तो कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेप्ट को ज्यादा इन्वॉल्व करेगी, क्योंकि यहां पर कंपनी श्योर है कि भाई उसके पास में अच्छा कैश इनफ्लो है, तो वो टाइम टू टाइम डेप्ट पर इंटरेस्ट भी दे सकती है और मैच्योरिटी पर डेप्ट का प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न कर सकती है। बट अगर कंपनी को लगता है कि कंपनी के पास में कैश की शॉर्टेज है, कंपनी का कैश इनफ्लो अच्छा नहीं है, तो वहां पर फिर वो बच्चे डेप्ट से पैसा रेज नहीं करेगी, कम अमाउंट डेप्ट से रेज करेगी, क्योंकि अगर वो डेप्ट से पैसा रेज कर लेगी तो कैश की शॉर्टेज है, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे नहीं कर पाएगी। तो इन दैट केस अगर कैश की शॉर्टेज है तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा अरेंज करती है इक्विटी से, यानी कि शेयर्स इशू करके या फिर अपना ही पैसा यूज कर लेती है रिटेन अर्निंग्स में से निकाल के। तो अ कंपनी इन्वॉल्व्स मोर ऑफ डेप्ट सिक्योरिटीज, कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेप्ट सिक्योरिटीज से पैसा ज्यादा अरेंज करेगी इफ इट इज श्योर ऑफ जनरेटिंग इनफ कैश इनफ्लो। अगर कंपनी को पता है, कंपनी श्योर है कि कंपनी के पास में अच्छा खासा कैश का इनफ्लो होगा। बट इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ कैश, बट अगर कंपनी को लगता है कि कैश की शॉर्टेज है, देन इट मस्ट एम्प्लॉय मोर ऑफ इक्विटी इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कंपनी डेप्ट से पैसा रेज ना करके डेप्ट कम रखेगी, कंपनी पैसा कहां से रेज करेगी? इक्विटी से, क्योंकि बच्चा शेयर्स पर डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, वो कहते हैं भाई कंपनी को अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो हमें डिविडेंड दो, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता तो हमें डिविडेंड मत दो। उन्हें कंट्रोल से मतलब है बच्चा, उन्हें डिविडेंड से मतलब नहीं है। नेक्स्ट है बच्चा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, शॉर्ट में बोलेंगे ICR। क्या होता है ICR? इट मींस नंबर ऑफ टाइम्स कंपनीज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। बच्चा ये क्या कह रहा है? अभी देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ आया था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था? 7 लाख। ये वही अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है कि इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले कंपनी की क्या अर्निंग्स है, उसे बोला जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। शॉर्ट में हम लोग इसे बोल सकते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट
एंड टैक्स। तो ICR क्या है? इट मींस नंबर ऑफ टाइम्स कंपनी की जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो कितने टाइम्स है इंटरेस्ट पेमेंट के। कंपनी को भाई मैं कहती हूं कि कंपनी की जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो आई है 10 लाख रुपीस। कितनी आई है? 10 लाख रुपीस। और कंपनी को अपने डिबेंचर्स पर, अपने डेट पर, अपने लोन पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बच्चे 10,000। कितना पे करना पड़ता है? 10,000। तो ये 40 से 40 कैंसिल हो गई, कितना बचा? 100। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि कंपनी की जो अर्निंग्स है वो उस इंटरेस्ट का 100 टाइम्स है। जितना भी इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ रहा है उसकी 100 गुना उसकी अर्निंग्स है। तो भाई अर्निंग्स इतनी ज्यादा है, इंटरेस्ट की 100 टाइम्स है, अर्निंग्स इतनी ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी कैपेबल है कि वो डेब्ट से पैसा रेज कर सकती है। तो हायर ICR मींस, हायर ICR, हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है? कंपनीज कैन हैव मोर ऑफ बोरोड फंड। कंपनी आराम से बोरोड फंड्स यानी कि डेब्ट से पैसा रेज कर सकती है, क्योंकि कंपनी की इतनी कैपेसिटी है, इंटरेस्ट 10,000 है, अर्निंग्स 10 लाख है, 100 टाइम्स अर्निंग्स उसकी ज्यादा है, तो कंपनी कितनी कैपेबिलिटी है कि वो आराम से इंटरेस्ट पे कर सकती है। वेयर एज लोअर ICR, अगर ये ICR कम है, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये अगर मान लो 5 टाइम्स आ रहा होता, कितना आ रहा होता है? 5 टाइम्स ही आ रहा होता, मतलब कंपनी की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो टाइम टू टाइम अपने डेट पर इंटरेस्ट दे सकेगी, तो फिर वो बोरोड फंड्स यानी कि डेट से पैसा कम रेज करती है। क्या फॉर्मूला है बच्चा ICR का? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। अगर ये ICR ज्यादा आ रहा है तो कंपनी क्या करेगी? डेब्ट से ज्यादा पैसा रेज करेगी। अगर ये ICR कम आ रहा है तो कंपनी डेब्ट से पैसा कम रेज करेगी, क्योंकि इन दैट केस कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर सकती। थर्ड है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। बच्चा ये भी इसी के जैसा है। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है। फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। तो यहां पर आपको क्या लेना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अपॉन क्या लेना है? प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड दे रहे हो वो, किसी भी डेट पर, फॉर एग्जांपल किसी भी लोन पर, डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो, प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, इन सब का प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको रिटर्न करना है। तो वही है सेम। अगर बच्चा डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो अगर आपका ज्यादा आ रहा है तो आप डेब्ट से आसानी से पैसा रेज कर सकते हो। अगर आपका डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो कम आ रहा है तो आप डेब्ट से पैसा कम रेज करोगे, क्योंकि इन दैट केस आप प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं दे पाओगे आसानी से, आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे, इवन आप प्रिंसिपल अमाउंट भी टाइम टू टाइम रिटर्न नहीं कर पाओगे। तो हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हायर द डेब्ट विल बी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। हायर द डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, हायर द डेब्ट विल बी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट अभी मैंने पहले भी समझाया था बच्चा। इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? ROI इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उससे। इसका मतलब अगर आप डेब्ट कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा रखोगे तो कंपनी की अर्निंग्स इंक्रीज होंगी। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, देन कंपनी मस्ट प्रेफर डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कंपनी क्या करेगी? डेब्ट से पैसा ज्यादा रेज करेगी, क्योंकि उसे पता है डेब्ट से पैसा ज्यादा रेज करने पर कंपनी की अर्निंग्स इंक्रीज होती है। बट इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये लेस है, किससे? जो भी कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है डेब्ट पर उससे, तो बच्चा इन दैट केस कंपनी डेब्ट से पैसा कम से कम रेज करेगी, क्योंकि ऐसा करने से कंपनी की जो अर्निंग्स है वो गिर जाएंगी। फिफ्थ पॉइंट है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। इफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लो देन कंपनी विल इन्वॉल्व मोर डेब्ट सिक्योरिटीज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, बट इफ डेब्ट इज अवेलेबल एट हाई कॉस्ट देन कंपनी विल इन्वॉल्व लेस डेब्ट सिक्योरिटीज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। बच्चे अगर डेब्ट से पैसा रेज करने की कंपनी की कॉस्ट कम आ रही है, कंपनी को सस्ता पड़ रहा है डेब्ट से पैसा रेज करना, तो बढ़िया बढ़िया है, कंपनी डेब्ट से पैसा रेज कर देगी, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट ज्यादा होगा। बट अगर डेब्ट से पैसा रेज करने की कंपनी की जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है, तो बच्चे कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट का रेशियो, डेब्ट का प्रपोर्शन कम कर देगी। सिक्स्थ है टैक्स रेट। हाई टैक्स रेट्स मींस चीपर डेब्ट एज इंटरेस्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम। बच्चा अभी हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले हम लोग ले रहे थे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो 7 लाख हम लोगों ने लिया था। फिर इसमें से हम लोगों ने क्या लेस करा था? इंटरेस्ट लेस करा था। देन जो अर्निंग्स आई थी उसमें से हम लोगों ने टैक्स लेस करा था। तो बच्चा
टैक्स निकालने के लिए टैक्स हम लोगों ने कौन से अमाउंट पे निकाला, जो इंटरेस्ट लेस करके अमाउंट आया था। सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया था, उसमें से इंटरेस्ट लेस करा था, फिर जो अमाउंट आया था उस पर हम लोगों ने टैक्स कैलकुलेट करा था। तो अगर टैक्स की रेट्स ज्यादा है, इसका मतलब है चीपर डेब्ट एज इंटरेस्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम। इसका मतलब क्या है, डेब्ट सस्ता है क्योंकि इंटरेस्ट को हम लोग पहले क्या करते हैं, अर्निंग्स में से लेस करते हैं। सो व्हेन टैक्स रेट्स आर हाई, अगर टैक्स की रेट्स ज्यादा है तो कंपनी डेब्ट से पैसा ज्यादा रेस करेगी। क्या समझे, अगर टैक्स की रेट्स ज्यादा है तो कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट ज्यादा रखेगी, क्योंकि डेब्ट पर जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, फिर टैक्स देते हैं। बट अगर टैक्स की रेट्स कम है तो कंपनी सोचेगी चलो भाई ठीक है, डेब्ट से पैसा भी हम कम रेस करेंगे। सेवेंथ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कंपनीज प्रेफर डेब्ट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इफ अर्निंग पर शेयर इज इंक्रीजिंग। अगर कंपनी को लग रहा है भाई डेब्ट को अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा रख रहे हैं, डेब्ट से पैसा ज्यादा रेस कर रहे हैं, तो इससे अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी डेब्ट से पैसा रेस करेगी आराम से। बट अगर कंपनी को ऐसा लग रहा है कि डेब्ट को इंक्लूड करने से अर्निंग पर शेयर कम हो रही है, पर शेयर की प्राइसेस गिर रही हैं, इन दैट केस कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ में कुछ गलत नहीं कर सकती, कंपनी डेब्ट से पैसा रेस करना कम कर देगी। कंपनीज प्रेफर डेब्ट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनीज डेब्ट को प्रेफर करती हैं अगर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो तो। बट अगर ईपीएस अर्निंग पर शेयर डिक्रीज होने लग जाता है डेब्ट को इंक्लूड करने से, तो कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में से डेब्ट का शेयर को कम कर देगी। 8 है फ्लोटेशन कॉस्ट। हमें पता है शेयर्स इशू जब हम करते हैं तो बहुत ही ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत ही ज्यादा बीच में मीडिएटर्स होते हैं, अंडरराइटर्स बोलते हैं, ब्रोकर्स बोलते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा कमीशन देना पड़ता है। तो बच्चा शेयर्स इशू करने में कॉस्ट ज्यादा आती है, जिसे बोलते हैं हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर ये कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो कंपनी इक्विटी से पैसा कम रेस करेगी, शेयर्स इशू करके पैसा कम रेस करेगी, कंपनी डेब्ट से पैसा रेस करेगी। बट अगर कंपनी को लग रहा है हाँ ये फ्लोटेशन कॉस्ट कम है, भाई कॉस्ट कम आ रही है शेयर्स इशू करने की, इन दैट केस कंपनी आराम से इक्विटी शेयर से पैसा रेस कर सकती है, कंपनी डेब्ट से पैसा कम रेस करेगी। 9th है रिस्क कंसिडरेशन। डेब्ट सिक्योरिटीज हमें पता है रिस्की सिक्योरिटीज होती हैं, क्योंकि इन पर इंटरेस्ट जो है वो टाइम टू टाइम पे करना पड़ता है, लीगल ऑब्लिगेशन है। सो इफ फर्म्स बिजनेस रिस्क इज लो, अगर फर्म का रिस्क कम है, इट कैन रेस फंड बाय डेब्ट सिक्योरिटीज। अगर फर्म को लग रहा है हाँ उसके लिए रिस्की नहीं है, वो आराम से पे कर सकती है, तो वो डेब्ट से पैसा रेस कर लेगी, आराम से इंटरेस्ट पे करेगी। वेयर एज एट द टाइम ऑफ हाई रिस्क, बट जब अगर कंपनी को लग रहा है इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा रिस्की सिचुएशन चल रही है, तब कंपनी डेब्ट से पैसा रेस नहीं करेगी, कंपनी इक्विटी से पैसा रेस करेगी, क्योंकि इक्विटी पर उसे डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। 10th है फ्लेक्सिबिलिटी। डेब्ट में रेस्ट्रिक्ट द कंपनीज कैपेसिटी टू बोरो फंड। बच्चा जब कंपनी डेब्ट से बहुत ज्यादा पैसा रेस कर लेती है, उधार लेकर जब बहुत ज्यादा पैसा रेस कर लेती है, तो कंपनी ने इतना पैसा रेस कर लिया, इतना उधार ले लिया, अब कंपनी फ्यूचर में ज्यादा उधार नहीं ले सकती। तो डेब्ट क्या करता है, कंपनी को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि वो फर्दर पैसा बोरो ना करे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर कंपनी को लग रहा है भाई थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ सकती है, बोरो करके पैसा लेकर आना है, तो पहले वो डेब्ट से पैसा कम लेकर आएगी। बट अगर कंपनी को ऐसा लग रहा है भाई फ्यूचर के अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है, डेब्ट से पैसा रेस कर लो, तो कंपनी फ्रीली डेब्ट से पैसा रेस कर लेगी। याद रखना, डेब्ट से अगर ज्यादा पैसा रेस कर लेते हैं तो कंपनी की कैपेसिटी कम हो जाती है, वो फ्यूचर में फिर इतना पैसा बोरो नहीं कर पाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने पैसा ज्यादा उधार ले लिया तो आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, फ्यूचर में ज्यादा पैसा इजीली उधार नहीं ले सकते। तो डेब्ट क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कंपनी की कैपेसिटी टू बोरो को। 11th है कंट्रोल। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उन्हें कंप्लीट कंट्रोल रखना है, तो फिर बच्चा वो और शेयर्स इशू नहीं करने देंगे, वो इक्विटी से पैसा रेस नहीं करने देंगे, वो डेब्ट प्रेफर करेंगे, लोन से पैसा रेस करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। बट इफ दे डोंट माइंड शेयरिंग द कंट्रोल, बट अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को लग रहा है ठीक है कंट्रोल शेयर हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो आराम से और इक्विटी शेयर्स इशू करवा सकते हैं और इक्विटी से पैसा रेस करेंगे। तो अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को फुल कंट्रोल चाहिए, कंप्लीट कंट्रोल चाहिए, तो वो और इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करने देंगे, वो डेब्ट से पैसा रेस करेंगे, तो कंपनी के अंदर डेब्ट का रेशियो ज्यादा रहेगा। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को लगता है भाई कंट्रोल जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से इक्विटी शेयर से पैसा रेस कर सकते हैं, तो वो इक्विटी से ज्यादा पैसा रेस करेंगे, डेब्ट से पैसा कम रेस करेंगे। 12th है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बच्चा शेयर्स इशू करना, डिबेंचर्स इशू जब करते हैं, ये क्या होती है, सिक्योरिटीज होती हैं। तो ये सारे काम हमें किसकी गाइडलाइंस के अंडर करने पड़ते हैं, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अंदर। जबकि लोन लेना, एडवांसेस लेना बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये सब किसके गाइडलाइंस के अंडर आते हैं, मॉनेटरी गाइडलाइंस के अंदर। मॉनेटरी गाइडलाइंस कौन सेट करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शेयर्स इशू करके पैसा अरेंज करना, डिबेंचर्स इशू करके पैसा अरेंज करना, ये सब क्या है, सिक्योरिटीज। इसके लिए हमें किसकी
गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है? सेबी की। जबकि लोन्स और एडवांसेस अगर आपसे बैंक से लेने हैं तो आपको किसकी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी? मॉनेटरी गाइडलाइंस, आरबीआई की। तो जो भी गाइडलाइंस वहां पर मतलब इस तरह की हैं कि फ्लेक्सिबल है, ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। आपको लग रहा है सेबी की गाइडलाइंस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, तो आप शेयर्स और डिबेंचर से पैसा रेज करोगे। अगर आपको लग रहा है सेबी की गाइडलाइंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस हैं, इन दैट केस आप लोन्स लेके, एडवांस लेके अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाओगे, मॉनेटरी गाइडलाइंस अगर आपको इजी लग रही हैं। 13 है स्टॉक मार्केट कंडीशन ड्यूरिंग डिप्रेशन और रिसेशन। जब कंट्री के अंदर डिप्रेशन और रिसेशन चल रहा है, भाई कंट्री बहुत ही ज्यादा डाउन जा रही है, बिजनेस स्लो रहता है, इन्वेस्टर्स हेजिटेट करते हैं शेयर्स के अंदर पैसा लगाने से। इन दैट केस कंपनी क्या करे? जब कंट्री के अंदर डिप्रेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, कंट्री एकदम स्लो चल रही है, बिजनेस भी एकदम स्लो है, उस टाइम पर इन्वेस्टर्स जो है वो हेजिटेट करते हैं बिजनेस में पैसा लगाने से, टू टेक रिस्क। सो एट दिस टाइम कंपनीज प्रेफर बोरोड फंड्स। तो इस टाइम पर कंपनी पैसा कहां से रेज करती है? बोरोड फंड से, यानी कि डेब्ट से। ड्यूरिंग बूम पीरियड, बट जब अगर बूम पीरियड है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिजनेस एकदम बढ़िया चल रहा है, मार्केट अच्छा चल रहा है, बिजनेस इज फ्लरिशिंग, बिजनेस भी एकदम बढ़िया चल रहा है, तो इन्वेस्टर्स भी रिस्क लेने को तैयार होते हैं। सो कंपनी क्या करती है? इक्विटी से पैसा रेज करती है। कंपनी क्या करती है? शेयर्स इशू करके पैसा रेज करती है। तो डिप्रेशन और रिसेशन के टाइम पर कंपनी क्या करेगी? डिबेंचर्स या फिर बोरोड फंड से पैसा रेज करती है, क्योंकि उस टाइम पर लोग शेयर्स नहीं खरीदते। जबकि बूम के टाइम पर मार्केट एकदम अच्छा चलता है, बिजनेस फ्लरिश करता है, सब कुछ बढ़िया चलता है, तो लोग आराम से शेयर्स खरीदते हैं, तो कंपनी शेयर्स इशू करके पैसा रेज करती है। लास्ट पॉइंट है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। थोड़ा बहुत बच्चा कंपनीज, दूसरी कंपनीज का भी कैपिटल स्ट्रक्चर देखती हैं। सम कंपनीज फ्रेम देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, कुछ कंपनीज अपना कैपिटल स्ट्रक्चर दूसरी कॉम्पिटिटिव कैपिटल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग सेट करती हैं। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि दूसरी कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। अगर दूसरी कंपनीज ने डेब्ट से ज्यादा पैसा रेज करा है, तो कोई भी पर्टिकुलर कंपनी भी डेब्ट से पैसा ज्यादा रेज कर लेगी। अगर दूसरी कंपनीज ने इक्विटी से पैसा ज्यादा रेज करा है, तो वो कंपनी भी इक्विटी से पैसा ज्यादा रेज करेगी। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो दूसरी कंपनीज के कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पर अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती हैं। इसी के साथ में कैपिटल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग कर रहे थे, बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसको करके आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बच्चा ये समझो कि फिक्स्ड कैपिटल होता क्या है यार। देखो, जब भी कोई कंपनी, कोई भी फर्म किसी लॉन्ग टर्म असेट के अंदर पैसा खर्च करती है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग खरीदना, लैंड परचेज करना, कोई बड़ा प्लांट या मशीनरी इंस्टॉल करवाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना, तो जब भी कोई कंपनी किसी बड़ी चीज पर पैसा खर्च कर रही है, किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है, उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। इट इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म असेट्स और प्रोजेक्ट। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? जब फर्म अपने पैसे को किसी लॉन्ग टर्म असेट के अंदर खर्च कर रही है, किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। बच्चा, जो लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट ले लो, आप मशीनरी ले लो, लैंड बिल्डिंग, ये हमें लंबे टाइम के लिए बेनिफिट देते हैं, ये हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। मैनेजिंग फिक्स्ड कैपिटल इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। याद करो, हम लोगों ने 3 तरह के डिसीजंस पढ़े थे, कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोगों ने देखा था कि फर्म सोचती है वो अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करे, करंट असेट्स खरीदे, फिक्स्ड असेट्स खरीदे, कौन से फिक्स्ड असेट्स खरीदे, अपने पैसे को कौन से प्रोजेक्ट में लगाए। तो बच्चा, फिक्स्ड कैपिटल को मैनेज करना कौन से डिसीजंस में आता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे हम लोग प्यार से कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। क्या समझे? जब भी फर्म अपने पैसे को लॉन्ग टर्म असेट्स या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को मैनेज करना कौन से डिसीजंस के अंदर आता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर, जिसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। इट अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। बिल्कुल बच्चा, यहां पर हम लोग हमारे पैसे को बड़े प्रोजेक्ट्स में खर्च करें, हमारा ह्यूज अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट हो रहा है, लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर हम लोग पैसा लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी फर्म की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से अफेक्ट करता है। इट इंक्लूड्स डिसीजंस लाइक परचेज ऑफ लैंड। इसके अंदर कौन कौन से
से डिसीजंस आते हैं? परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल करवाना, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब भी फर्म कोई लैंड खरीद रही है, बिल्डिंग खरीदती है, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करवाती है, एडवर्टाइजमेंट या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अगर कोई पैसा खर्च करती है, तो बच्चे ये सारे ही डिसीजंस हमारी फर्म की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं और इन्हें बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कि भाई फिक्स्ड कैपिटल कितनी रखें, ज्यादा रखें, कम रखें, इन सारी चीजों को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है बच्चा हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। देखो नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? देखो एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। वही एक होता है बच्चा हमारे पास में ट्रेडिंग बिजनेस। बच्चा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है कोई चीज है, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा आपको एग्जांपल देती हूँ, फर्नीचर बिजनेस, वुड लेकर आए, वुड को फर्नीचर के अंदर कन्वर्ट करा। कौन से बिजनेस के अंदर आया? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर। वही ट्रेडिंग बिजनेस मतलब बच्चा कि आप एक शर्ट लेकर आए 400 रुपीज की, और शर्ट को आपने 500 रुपीज में सेल कर दिया, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? रीसेल कर रहे हो, यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। तो अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप चीजों को कन्वर्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहां पर आपको अच्छी खासी वर्क प्लेस चाहिए होगी, अच्छा खासा आपको वहां पर वर्कशॉप की रिक्वायरमेंट होगी, लैंड ज्यादा चाहिए होगा, आपको प्लांट और मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। वही अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, आप सिर्फ कोई चीज खरीद के लेकर आ रहे हो एंड देन अगेन उसे रीसेल कर रहे हो, तो डेफिनेटली ऐसी चीज तो बच्चा आप एक कमरे से भी चला सकते हो, रूम के अंदर भी कर सकते हो। आप लोग सामान खरीद के लेकर आओ, वहां पर स्टोर करके रखो और रीसेल कर दो, ऑनलाइन भी आप सेल कर सकते हो, तो वहां पर इतना ज्यादा प्लांट और मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर आपका बिजनेस एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो भाई डेफिनेटली आपको प्लांट्स और मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है, वहां पर आपको वर्क प्लेस की रिक्वायरमेंट होने वाली है, वर्कशॉप वगैरह की, गोडाउन्स की जरूरत पड़ेगी, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर आपका बिजनेस एक ट्रेडिंग कंसर्न है, तो वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। सेकेंड है स्केल ऑफ ऑपरेशन। बच्चा स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब है अगर आपका बिजनेस एक लार्ज स्केल पर चल रहा है, बहुत ही बड़ा सारा बिजनेस है, लार्ज स्केल पर बिजनेस चल रहा है, बहुत सारा प्रोडक्शन करते हो आप, बहुत डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, अलग अलग वैरायटी के आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहां पर आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, लैंड बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, प्लांट और मशीनरीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। बिजनेस बहुत ही बड़े लेवल पर चल रहा है, तो आप एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करोगे, तो डेफिनेटली वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वही अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पर चल रहा है, भाई कोई बहुत बड़ा सारा बिजनेस नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस है, तो वहां पर आपको इतना ज्यादा लैंड और बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, प्लांट और मशीनरी पर आप इतना पैसा खर्च नहीं करोगे, डेफिनेटली रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी आप इतना ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। इन दैट केस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। तो बिजनेस अगर लार्ज स्केल पर चल रहा है, बड़ा बिजनेस है, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। छोटा बिजनेस है, स्मॉल स्केल पर बिजनेस चल रहा है, भाई ठीक है दाल रोटी का गुजारा हो रहा है, तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। थर्ड है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कौन सी? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। वही एक होती है बच्चा लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। दोनों में डिफरेंस समझो बच्चा। जब प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ही ज्यादा कैपिटल का यूज किया जाता है, जब प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स का यूज ज्यादा किया जाता है, उस टेक्निक को बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। वहीं जब प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल का यूज कम, मशीन्स का यूज कम और लेबर का यूज ज्यादा किया जाता है, उस टेक्निक को बोला जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो अगर आप अपने प्रोडक्शन के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज कर रहे हो, तो भाई मशीन्स का अगर आप यूज कर रहे हो तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। वहीं अगर आप प्रोडक्शन करने के लिए लेबर का यूज ज्यादा कर रहे हो, मशीन्स का यूज कम कर रहे हो, तो मशीन का यूज कम है मतलब फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। फोर्थ है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। भाई अगर प्रोडक्शन करने के लिए आप नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आउटडेटेड जो टेक्नोलॉजी है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, उसे आप यूज नहीं करें, जैसे ही एडवांस टेक्नोलॉजी आई आप एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हो, इन दैट केस बच्चा आपको मशीनरी पर, टेक्नोलॉजी पर अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो कि आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नई टेक्नोलॉजी की मशीन आई तो चाहे आप अपने बिजनेस में उसे यूज करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बिजनेस पर। आप नई टेक्नोलॉजी को लेकर इतने ज्यादा अवेयर नहीं हो, नई टेक्नोलॉजी को आप इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे, तो आपको उस मशीन्स पर, उस टेक्नोलॉजी पर पैसा कम खर्च करना पड़ेगा। इन दैट केस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी?
कम होगी। फिफ्थ है बच्चा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है, आपके प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है, आप सोच रहे हो नए नए प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करें, बिजनेस को एक लार्ज स्केल पर लेकर जाए, कोई नई बिल्डिंग खरीदे, बड़ा प्लांट और बड़ी मशीनरी इंस्टॉल करे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, अपने प्रोडक्ट की अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट करा के आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहे हो, तो अगर आपके बिजनेस के अंदर बच्चे ग्रोथ ज्यादा है तो डेफिनेटली अगर ग्रोथ ज्यादा है तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन अगर आपको इंक्रीज करना है तो प्लांट्स और मशीनरीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। इन दैट केस आपको फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत भी ज्यादा होगी। वहीं आपका बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, आपके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं है। अब भाई प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो आप प्रोडक्शन कम करोगे, प्रोडक्शन कम करोगे मतलब प्लांट और मशीनरी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिजनेस में इतनी ज्यादा डिमांड ही नहीं है, आपका प्रोडक्ट इतना चल ही नहीं रहा, तो आप रिसर्च और डेवलपमेंट पे भी पैसा खर्च नहीं करोगे। इन दैट केस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। सिक्स्थ है डाइवर्सिफिकेशन। एकदम ऊपर जैसा ही है बच्चा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है और मैं उस बिजनेस के अंदर फ्रिज सेल करती हूँ, रेफ्रिजरेटर मैं सेल करती हूँ। मैंने सोचा भाई मैं मेरे प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करती हूँ, अब मैं फ्रिज के साथ में यानी कि रेफ्रिजरेटर के साथ में वॉशिंग मशीन भी बेचने लग गई, मैं एसी भी बेचती हूँ, मैं कूलर भी बेचती हूँ, मैं टीवी भी सेल करती हूँ। तो बच्चा मैंने इंक्रीज कर दी, मैंने मेरी प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करा, अलग अलग प्रोडक्ट्स को अपने साथ में इन्वॉल्व कर लिया। तो अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती हूँ, एक ही प्रोडक्ट में नहीं हूं मैं, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन मैंने मेरी इंक्रीज कर ली, अलग अलग प्रोडक्ट्स में बेच रही हूं, तो इन दैट केस बच्चा मुझे बहुत ही ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, मैं अपने प्रोडक्ट की अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट कराऊंगी, रिसर्च पर पैसा खर्च करूंगी, तो वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं मैं इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रही हूं, ठीक है भाई जो मैं बेचती आ रही हूं वही मैं बेच रही हूं, अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज नहीं करी, प्रोडक्ट लाइन को मैं इंक्रीज नहीं कर रही, इन दैट केस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। सेवेंथ है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। बच्चा लीजिंग फैसिलिटी ध्यान से समझना, अगर आपको कोई भी मशीनरी है या फिर कभी भी लैंड जो है ये इजीली रेंट पर अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपको कोई मशीनरी की जरूरत है, आपको लैंड की रिक्वायरमेंट है, गोडाउन की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें अगर आपको लीज पर यानी कि रेंट पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो सही आप इजी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर रेंट पर इन चीजों को यूज कर सकते हो। आपको इन चीजों को खुद खरीदने की जरूरत नहीं है, उस मशीनरी को, उस लैंड को आपको खुद सेल्फ परचेज करने की जरूरत नहीं है, रेंट से आपका काम चल जाता है, लीज से। तो अगर आपको लीज इजीली अवेलेबल है, फाइनेंस इजीली अवेलेबल है, तो आपको इन चीजों को खुद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। वहीं अगर आपको ये सारी चीजें इजीली लीज पर अवेलेबल नहीं होती, इजीली अगर आपको कोई प्लांट, कोई मशीनरी, कोई लैंड, कोई गोडाउन इजीली रेंट पर अवेलेबल नहीं होता, इन दैट केस बच्चा अगर आपको काम करना है तो ये सारी चीजें आपको खुद को खरीदनी पड़ेंगी, बहुत ह्यूज अमाउंट आपको इन चीजों पर खरीदना पड़ेगा। इन दैट केस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। लास्ट फैक्टर है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर्स। बच्चा फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं एक तो है फर्म ए और एक है फर्म बी। बच्चा फर्म ए और फर्म बी सोचते हैं कि भाई चलो कोलैबोरेट कर लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे, जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश करते हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे। अच्छा बच्चा अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर कर सकते हैं आपस में, ये अपनी कैपिटल भी आपस में शेयर कर सकते हैं, अपना लैंड बिल्डिंग आपस में शेयर कर सकते हैं, प्लांट मशीनरी शेयर कर सकते हैं। इन दैट केस पर हेड यानी इंडिविजुअल कंपनी की जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। भाई ये मिलके 50 लाख लगा देगा और ये भी मिलके अगर 50 लाख लगा देगा तो दोनों का मिलके 1 करोड़ बन जाएगा, तो पर हेड जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि दोनों मिलके अपने प्लांट एंड मशीनरी, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट को सारे शेयर कर रहे हैं। तो इन दैट केस पर हेड, पर कंपनी की फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। वहीं अगर कोई कंपनी सोचती है भाई मैं तो इंडिविजुअल ही चलूंगी, मैं किसी के साथ में कोलैबोरेट नहीं करूंगी, इन दैट केस बच्चा सारी चीजों का खर्चा अकेले उस कंपनी को इंडिपेंडेंटली ही करना पड़ेगा। 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो वो कंपनी 1 करोड़ खुद ही खर्च करेगी। इन दैट केस बच्चा वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि वो अकेले ही अपनी ही टेक्नोलॉजी लगाएगी, अपना ही लैंड और बिल्डिंग लगाएगी, अपनी ही मशीन्स लगाएगी, अकेले ही रिसर्च डेवलपमेंट एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना है, तो वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज्यादा। तो फिक्स्ड कैपिटल कौन सी कैपिटल है बच्चा? जब फर्म अपने पैसे को लॉन्ग टर्म असेट्स या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। और ये सारे थे फैक्टर्स जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं।
अब सेकंड है बच्चा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम लोग प्यार से बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहले तो समझो कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। बच्चा बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को चलाने के लिए भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और उस मनी को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आना है, मनी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको अपने लेबर को पे करना है, मनी की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोडक्शन करने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, तब आपको पैसे की जरूरत है। तो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट इंस्टॉल कर लिया, एडवर्टाइजमेंट पैसा खर्च कर दिया, लैंड और बिल्डिंग खरीद दिया, काम हो गया। बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए भी हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है और उस मनी को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। और बुकिश लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। जब हम हमारे करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तब हमें मिलती है बच्चा वर्किंग कैपिटल। ऐसा हम लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं कि करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, हमें क्या मिल जाएगी, हमारी वर्किंग कैपिटल। तो सिंपल सी भाषा में मैं बोल सकती हूँ वर्किंग कैपिटल क्या है। बिजनेस के डे टू डे खर्चों के लिए भी हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज के लिए भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है और उसी मनी को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल बच्चे दो तरह की होती है, एक है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक है नेट वर्किंग कैपिटल। वन बाय वन समझते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन ऑल करंट एसेट्स। बच्चा करंट एसेट्स में जितना भी पैसा खर्च किया गया है उसे बोला जाता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। These current assets get converted into cash within an accounting year। बच्चा करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं जिन्हें हम एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, उन एसेट्स को बोलते हैं करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है। कैश एट बैंक उसे आप कभी भी कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, इन हैंड लेकर आ सकते हो। डेटर्स मतलब क्या है बच्चा, अगर आपने किसी को कोई चीज सेल करी है वो भी उधार पर, कोई चीज आपने बेच दी, सेल्स करी है आपने उधार पर, तो फ्यूचर में आपके पास में उस पर्सन से पैसा आएगा तो वो पर्सन क्या है, आपका डेटर है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मैंने किसी एक्स को मेरे गुड्स सेल कर दिए, तो बच्चा एक्स ने ये गुड्स मेरे से उधार में लिए थे, क्रेडिट पर लिए थे। अब एक्स मुझे फ्यूचर में मनी पे करेगा तो एक्स क्या है, मेरा डेटर है। तो डेटर भी क्या होते हैं बच्चा, करंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि फ्यूचर में इनसे भी हमारे पास में पैसा आना है। रॉ मटेरियल बच्चा करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल ड्यू होने से पहले ही पे कर दिया, तो बच्चा नेक्स्ट मंथ के लिए मैं उसका बेनिफिट ले सकती हूँ, उस इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैंने पे कर रखा है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, किसी के पास से पैसा आना है, ये सब क्या होते हैं, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स के अंदर जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिन्हें हम एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं सेकंड है नेट वर्किंग कैपिटल। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। बच्चा ऊपर जो हम लोगों ने देखा करंट एसेट्स, अगर इन्हीं करंट एसेट्स में से मैं करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगी मेरी नेट वर्किंग कैपिटल। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, की भाई करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दो तो हमें क्या मिलेगी, हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। करंट लाइबिलिटीज आर अ सोर्स फॉर एक्वायरिंग करंट असेट्स। बच्चा करंट असेट्स खरीदने के लिए ही हमें करंट लाइबिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे रॉ मटेरियल चाहिए या फिर मुझे कोई भी चीज खरीदनी है डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए और मैं वो चीज उधार पर ले आई। भाई हम लोग अगर उधार पे सामान बेच रहे हैं तो हो सकता है ना हम लोग भी हमारे सप्लायर से उधार पर सामान ला रहे हो, तो वो क्या है, हमारी करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि फ्यूचर में हमें उसे पे करना है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये क्या होता है बच्चा, हमारी करंट लाइबिलिटीज। अब बात करते हैं अगेन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि हमारी कंपनी की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कि भाई वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी या कम चाहिए होगी, इसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है अगेन बच्चा हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। देखो अगर हमारा, पहले बता देती हूँ, एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। बच्चा अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा बच्चा, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो बच्चा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, हमें लेबर को पे करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें रॉ मटेरियल भी खरीदना होगा। सामान को बेच रहे हैं तो बच्चा हो सकता है हमारी सेल्स उधार पर हो, तो डेटर्स भी हमारे क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो डेफिनेटली बहुत सारे खर्चे होते हैं, हमारा फ्यूल का खर्चा आता है, लेबर को हमें अच्छा खासा पे करना पड़ता है, हमें अच्छा खासा स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है इन्वेंट्री का, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, शर्ट खरीद के लेकर आए, रीसेल कर दी, इन दैट केस हमें इतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेबर को भी हमें इतना हायर नहीं करना पड़ता कि लेबर को एक्स्ट्रा पे करे, भाई ट्रेडिंग काम है, लेकर आए, आके सेल कर दिया।
सेकेंड है स्केल ऑफ ऑपरेशन, वही है अगेन सेम, अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर चल रहा है तो भैया लार्ज स्केल पर चल रहा है मतलब आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, बहुत सारा फ्यूल चाहिए होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, लेबर्स को ज्यादा पे करना पड़ेगा, इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पर चल रहा है, इतनी ज्यादा आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, लेबर को भी कमी पे करना है, फ्यूल पर पैसा कम खर्च हो रहा है, अदर असेट्स पे पैसा कम खर्च हो रहा है, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। थर्ड है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस। बच्चा बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस का मतलब है, एक तो होता है बच्चा बूम वाला पीरियड, बूम मतलब पूरी इकोनॉमी एकदम बढ़िया चल रही है, इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, आपका बिजनेस एकदम ग्रो कर रहा है, बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, आपके प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो भाई आपकी डिमांड ज्यादा है, आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो आपको डेफिनेटली वहां पर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, वहां पर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, फ्यूल पर खर्चा ज्यादा आएगा, आपको टाइम टू टाइम लेबर को सैलरीज वेजेस पे करनी पड़ेगी, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, तो इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं अगर इकोनॉमी एकदम डिप्रेशन के अंदर है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, इकोनॉमी पूरी डाउन है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, प्रोडक्ट की डिमांड कम है, डिमांड कम है, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फ्यूल पर खर्चा कम आएगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो अदर एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, उन पर खर्चा कम आएगा, लेबर को कम पे करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाती है। फोर्थ है सीजनल फैक्टर्स। भाई सीजनल फैक्टर्स का मतलब क्या है, अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो पूरे साल चलती है, अगर आपका बिजनेस किसी ऐसी चीज का है जिसकी डिमांड पूरे साल होती है, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी आइटम्स, ग्रोसरी मतलब चाय चीनी जो भी खाने का ये आइटम है किराने वाली शॉप पे जो मिलता है, ये सब क्या है, ऐसी चीजें हैं जिनकी डिमांड पूरे साल होती है, तो बच्चा पूरे साल आपकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, लगभग सेम सी रहेगी। वहीं अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो सीजनल है, आपका बिजनेस किसी सीजनल चीज का है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपका कूलर का बिजनेस है, तो भाई उस चीज का बिजनेस है, कूलर का बिजनेस है, तो उसकी डिमांड सिर्फ क्या होगी, समर्स में होगी, गर्मियों में होगी, तो इन दैट केस उस पर्टिकुलर सीजन के टाइम पर, फॉर एग्जांपल समर्स के टाइम पर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। वहीं ऑफ सीजन विंटर्स के टाइम पर भाई कूलर की कोई डिमांड भी नहीं करेगा, तो इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए होगी। तो अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो सीजनल है, तो उस पर्टिकुलर सीजन में आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ऑफ सीजन के अंदर आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। फिफ्थ है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। भाई अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, अच्छा टेक्नोलॉजी से मैं एक चीज और पहले वाली बता देती हूँ, दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर आप प्रोडक्शन के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज कर रहे हो, तो बच्चा वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। वहीं अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो, लेबर का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हो, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसकी रिक्वायरमेंट तो कम होगी, बट लेबर को आपको अच्छी खासी सैलरीज और वेजेस पे करनी पड़ेंगी, तो यहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा इसी के अंदर एक चीज और है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या है बच्चा, अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब क्या है कि आपने जो पैसा लगाया है उसे कैश में कन्वर्ट होने में बहुत लंबा समय लगेगा। आप भाई रॉ मटेरियल लेकर आए, अब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स के बाद में वो चीज बनके तैयार होती है, फिर गोडाउन के अंदर रहती है, फिर वो सेल होती है, फिर आपके पास में पैसा आता है, तो भाई पैसा लगाया और पैसे रिटर्न में आया, उसके बीच में बहुत ही लंबा गैप आ गया, आपके प्रोडक्शन की साइकिल बहुत ही लंबी थी, बहुत सारे स्टेप्स थे, तो इस बीच में पैसा कहां से लेकर आओगे, तो इन दैट केस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं ठीक है फटाफट से रॉ मटेरियल लेकर आए, इजी सा प्रोडक्शन का काम था, प्रोडक्शन हो गया, बेचा, पैसा आ गया, फटाफट से पैसा आ गया, भाई सब पैसा लगाया और फटाफट से वो पैसा कैश में कन्वर्ट होकर दोबारा हमारे पास में आ गया, तो आपके पास में तुरंत पैसा आ गया, इन दैट केस आपको इतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप खुद का पैसा कम लगाओगे। सिक्स्थ है क्रेडिट अलाउड। भाई अगर आपने अच्छा खासा लोगों को क्रेडिट अलाउ कर रखा है, क्रेडिट अलाउ का मतलब क्या है, आपकी क्रेडिट सेल्स ज्यादा है, आप उधार पर ज्यादा बेच रहे हो, अगर आपने एक्स को उधार पे ज्यादा बेच दिया तो भाई एक्स ने अभी आपको पैसा नहीं दिया, आपने उधार पे बेचा है, इन दैट केस आप पैसा कहां से लाओगे, इन दैट केस आप खुद का पैसा लगा के रखोगे बिजनेस में, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं अगर आप इजीली क्रेडिट अलाउ नहीं करते, इजीली अगर आप उधार पे नहीं बेचते, आप कैश सेल्स ही करते हो, तो ठीक है भाई सेल करा तुरंत पैसा आ गया, तो सेल करा और तुरंत पैसा आ गया, तो आपको खुद का पैसा इतना बिजनेस में लगाने की जरूरत नहीं है, तो इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी।
सेवन सेम ऐसे ही बच्चा क्रेडिट अवेल, जिस तरह से हम उधार दे रहे हैं, हो सकता है हम भी उधार पर सामान लेकर आते हो, तो अगर आप क्रेडिट पर सामान परचेज करते हो, अगर आप रॉ मटेरियल उधार पर लेकर आ रहे हो, तो भाई उधार पर ले आए, बाद में आप चुकाते रहना सामने वाले को। इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी। वहीं अगर आपको सामने वाला क्रेडिट नहीं देता, उधार पर नहीं देता, तो आपको उसे इमीडिएटली पेमेंट करनी पड़ेगी अपने रॉ मटेरियल के लिए, और इमीडिएट पेमेंट करने के लिए आपके पास में सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट्स दोनों याद रखना, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर आप सामने वाले को भी इजीली उधार पर सामान बेच रहे हो, तो आपको खुद का पैसा अपने पास में रखना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले के पास से पैसा आने में 2-3 महीने लग सकते हैं। तो इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं अगर आप सामने वाले को उधार पर नहीं सेल कर रहे, क्रेडिट पर सेल नहीं कर रहे, कैश में सेल कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान बेचा तुरंत पैसा आ गया, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्रेडिट अवेल से क्या समझे बच्चा, अगर हमें इजीली उधार पर सामान मिल जाता है, हमें इजीली हमारा रॉ मटेरियल क्रेडिट पर मिल जाता है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की इतनी जरूरत नहीं है, हम हमारी वर्किंग कैपिटल कम रखेंगे। बट अगर हमें इजीली उधार पर सामान नहीं मिलता, क्रेडिट पर अगर हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो हमें सामने वाले को इमीडिएट पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी ज्यादा होगी। 8 है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर भाई आपका बिजनेस एकदम एफिशिएंसी से चल रहा है, आप वेस्टेज कम कर रहे हो, रॉ मटेरियल का वेस्टेज नहीं कर रहे, लेबर का डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा कि भाई ए ने भी वही काम कर दिया, बी ने भी वही काम कर दिया, वेस्टेज कम से कम है, तो वेस्टेज अगर कम है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है, वेस्टेज कम से कम है, आप अच्छे से एफिशिएंटली काम कर रहे हो, कॉस्ट आपकी कम आ रही है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। वहीं अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि भाई एफिशिएंसी से काम नहीं हो रहा है, वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, रॉ मटेरियल का, फ्यूल का, लेबर का डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, राम आया, राम ने सेम काम करा, शाम आया, शाम ने भी वही काम कर दिया, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, इतना एफर्ट वेस्ट गया, इन दैट केस बच्चा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। 9th इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। भाई अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसका रॉ मटेरियल मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है, रॉ मटेरियल आपको इजीली मिल जाता है, तो बच्चा इन दैट केस आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक इकट्ठा करके चलने की जरूरत नहीं है। जब भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप मार्केट से जाओगे, रॉ मटेरियल ले आओगे, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। वहीं अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसका रॉ मटेरियल मार्केट में इजीली मिलता नहीं है, तो भाई इमरजेंसी में क्या करोगे, तो इन दैट केस आपको रॉ मटेरियल का अच्छा खासा स्टॉक इकट्ठा करके रखना पड़ता है। इन दैट केस आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। 10th है लेवल ऑफ कंपटीशन। भाई लेवल ऑफ कंपटीशन का मतलब है, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसका मार्केट के अंदर अच्छा खासा कंपटीशन है, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो भाई आपको उधार पर सामान भी बेचना पड़ेगा, आपको क्रेडिट सेल्स भी करनी पड़ेंगी, आपको अच्छा खासा स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि जैसे ही कस्टमर आए आप उसे बेच सको। इन दैट केस बच्चा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसका मार्केट में कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, आप ही की चलती है, मोनोपोली है, भाई आप ही का बिजनेस है, आप ही की चलती है, कोई और है ही नहीं आपके जैसा आपका कॉम्पिटिटर, तो सारी आपकी टर्म्स और कंडीशंस चलेंगी। इन दैट केस आप वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम कर दो, क्योंकि यहां पर आप क्रेडिट पर भी नहीं बेचोगे, आप कैश में बेचोगे, स्टॉक भी आप इतना मेंटेन करके नहीं रखोगे। भाई कस्टमर आएगा, उसे आप बोल दोगे भाई कल आ जा, आपको पता है आप मार्केट में आपकी ही शॉप है, किसी और के पास में वो जा नहीं सकता, आप बोल दोगे भाई कल आ जाना, परसों आ जाना, आप तब तक खरीद के ले आओगे, तो इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। 11th है बच्चा इन्फ्लेशन। भाई कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो महंगाई है तो आपको रॉ मटेरियल भी महंगा आएगा, आपसे लेबर भी पैसा ज्यादा चार्ज करेगी, फ्यूल पे आपका खर्चा ज्यादा आएगा, रॉ मटेरियल आपको महंगा मिल रहा है, आपको कॉस्ट आपकी ज्यादा आ रही है। इन दैट केस भाई आपको बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं अगर इन्फ्लेशन नहीं है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है, आपकी लेबर आपसे इतना ज्यादा अमाउंट चार्ज नहीं कर रही है, तो ठीक है, इतने पैसे की जरूरत नहीं है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लास्ट है बच्चा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर आपको लग रहा है आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, फ्लरिशिंग बिजनेस है, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, आपको लेबर को ज्यादा पे करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल पर आप ज्यादा पैसा खर्च करोगे। इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। वहीं अगर आपका बिजनेस ग्रो ही नहीं कर रहा, आपके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड ही नहीं है, तो भाई प्रोडक्शन भी कम होगा, लेबर को भी कम पे करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल पर भी खर्चा कम आएगा। इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी। इसी के साथ में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियोस को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।